जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस स्पेशल क्लास दोस्तों, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं तो जीएस का निचोड़ मतलब कि सब्जेक्ट वाइज दोस्तों क्विक रिवीजन तरीके से, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। आपको हम दो तरीके से पढ़ा रहे हैं। एक आपको दोस्तों सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जीएस को दोस्तों कंप्लीट करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, और साथ साथ दोस्तों क्या कर रहे हैं उसका पीवाईक्यू करा रहे हैं दोस्तों। तो आप अगर हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल से जुड़ करके जितने भी बिहार पुलिस संबंधित जो भी क्लास दोस्तों आपको करवाए हैं वो जा करके हमारे यूट्यूब चैनल से कर लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ होगा जीएस से निचोड़ नाम का दोस्तों, और बिहार पुलिस पीवाईक्यू सीरीज़ दोस्तों या बिहार दरोगा पीवाईक्यू सीरीज़ का एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। साथ साथ अगर आपको बिहार स्पेशल करना है दोस्तों, तो उसका भी आपको 8-9 क्लास दोस्तों मिल जाएगा, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल का जो निचोड़ होता है दोस्तों, जो मुख्य बातें होती है जो आपसे बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं, जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो कराया गया है। तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, छोटा क्लास है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा। अब आज से दोस्तों हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी था दोस्तों, उसका हम लोग जीएस का पूरा निचोड़ देख लिए थे, सभी टॉपिक पे बात किए थे, साथ साथ उसका पीवाईक्यू भी दोस्तों हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो इसको भी तेज़ी से खत्म करने का हम प्रयास करेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपका 2 क्लास में खत्म हो जाए। वर्ल्ड ज्योग्राफी दोस्तों आपका 2 क्लास में खत्म हो जाए, ताकि पीवाईक्यू जो इसका है दोस्तों, उसको भी हम तेज़ी से खत्म कर सकें और समय रहते दोस्तों आपका सिलेबस को हम कंप्लीट कर सके दोस्तों। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 1 हमारा, इसमें दोस्तों हम लोग ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, आकाशगंगा के बारे में, सौर मंडल, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, अक्षांश देशांतर के बारे में, ताप कटिबंध क्या होता है, वायु दाब पेटी हो गया दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे, भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टान, वायुमंडल, पर्वत हो गया, आपका पठार हो गया, घाटी हो गई, मरुस्थल हो गया, और घास के मैदान दोस्तों। इन सभी टॉपिक पर दोस्तों आज हम बात करेंगे। जो भी फैक्ट्स होंगे दोस्तों उसको बताएंगे, लेकिन सभी चीज़ों के बारे में आपको हम विस्तृत रूप से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है। विस्तृत रूप से पढ़ना है दोस्तों, तो उसको हम अलग से आपका सिलेबस जो भी बच्चे का कंप्लीट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपका सिलेबस दोस्तों समय रहते हम खत्म कर दें, मतलब कि आपका बिहार पुलिस एग्जाम के बाद, ताकि आप अच्छे से अपना कोई भी प्रैक्टिस सेट हो या कुछ भी हो, रिवीजन दोस्तों आराम से कर सके, क्योंकि हर एक पॉइंट को समझना जानना दोस्तों आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि उस पर दोस्तों अगर कहीं सवाल आए तो उसका विचार विमर्श कर सके, ये नहीं कि आप उसको स्किप कर दें। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आज हम लोग जानेंगे कहाँ से, तो ब्रह्मांड से शुरू करेंगे। तो बताएं, जैसे कि हम लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हम ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे। तो ब्रह्मांड से संबंधित क्या क्या बातें आपको जाननी है। तो पहले दोस्तों देखिए, ब्रह्मांड हो गया आपका, ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड के बाद दोस्तों आपका होता है आकाशगंगा, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि आप समझ जाइएगा। आकाशगंगा हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका होता है सौर मंडल, सौर मंडल हो गया। सौर मंडल दोस्तों वो आपका फिर होता है, क्या होता है सौर मंडल के बाद, तो आपका ग्रह, सूर्य बोलिए या ग्रह बोलिए, सूर्य बोल सकते हैं, तो सौर मंडल का मुख्य होता है। ग्रह के बाद तो उपग्रह। तो इतनी सारी जो बातें आपको समझना है कि उपग्रह क्या होता है, ग्रह क्या होता है, सौर मंडल क्या होता है, आकाशगंगा क्या होता है, और आपका ब्रह्मांड क्या है। तो उपग्रह के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो उपग्रह दोस्तों क्या होता है, ये प्रकाश पिंड होता है, मतलब प्रकाशहीन, मतलब इसे प्रकाश नहीं होता दोस्तों। और ये क्या करते हैं, तो ये जो ग्रह होते हैं दोस्तों, उसके चारों ओर चक्कर लगाने का दोस्तों काम करते हैं, वही क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं दोस्तों। वही ग्रह की हम बात कर ले तो ग्रह भी दोस्तों आपके प्रकाशहीन होते हैं, मतलब इसका भी अपना खुद का प्रकाश दोस्तों नहीं होता, बल्कि ये सूर्य से दोस्तों क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये हो गया आपका ग्रह। अब दोस्तों सौर मंडल क्या होता है, सौर मंडल दोस्तों जो ग्रह हो गया, उपग्रह हो, सूर्य हो गया, उल्का पिंड हो गया दोस्तों, क्षुद्र ग्रह हो गया, ये सबसे जो आकाशीय पिंड हो गए, इस सबसे जो निर्माण होता है दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, सौर मंडल कहते हैं, जिसका मुखिया दोस्तों आपका होता है कौन, सूर्य होता है। तो ये आपके सूर्य और आपके जो 8 ग्रह हो गए हैं अनगिनत दोस्तों, आपके उपग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गया दोस्तों, जो भी आकाशीय पिंड होगा दोस्तों, ये सभी के मिलकर क्या का निर्माण होता है, तो सौर मंडल का निर्माण होता है। अब वही बात करते हैं हम, और आकाशगंगा क्या होता है। तो आकाशगंगा दोस्तों आपका होता है जो लाखों तारों का, मतलब असंख्य बोल सकते हैं, असंख्य तारों का समूह जो होता है। सूर्य दोस्तों का एक तारा ही है, इसी तरह से असंख्य तारों का जो समूह है दोस्तों, उसे क्या कहेंगे हम लोग, आकाशगंगा कहेंगे। और यही असंख्य आकाश समूह होता है दोस्तों, उसे क्या कहेंगे हम लोग, ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में दोस्तों एक आपको आकाशगंगा नहीं दिखेगा, बहुत सारे आपको आकाशगंगा दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। ये बहुत सारे आकाशगंगा के मिलने से दोस्तों आपका ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इसी बहुत सारे आकाशगंगा में दोस्तों अपना भी एक आकाशगंगा, जिसमें हमारा सौर मंडल है, जिसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला, या उसी को बोलते हैं ना मिल्की वे, जो हमारे आकाशगंगा का दोस्तों नाम है। आगे आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई है।
तो ब्रह्मांड के बारे में देख लीजिए क्या है। तो ये दोस्तों आकाश गंगाओं का अनंत समूह होता है। मतलब बता दिए कि अनंत आकाश गंगाओं का जो समूह होता है। आकाश गंगा क्या है? तो लाखों तारों, असंख्य तारों का बोल सकते हैं तो समूह होता है दोस्तों, वही कहलाता है आपका आकाश गंगा। वही दो आकाश गंगा अनंत संख्याओं में मिल जाएगा तो कहलाएगा ब्रह्मांड। इसकी उत्पत्ति दोस्तों 13.6 अरब वर्ष पहले हुई। किसका? तो ब्रह्मांड का। याद रखिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.6 वर्ष पहले हुई है, अरब वर्ष। निरंतर विस्तृत हो रहा, मतलब जो ब्रह्मांड है दोस्तों ये कोई इसमें अस्थायित्व नहीं है। मतलब कि ये नहीं कि निर्माण हुआ था दोस्तों ये अस्थायी हो गया कि हाँ जैसा है वैसा ही रहेगा, नहीं। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? निरंतर इसमें विस्तार होता रहा है दोस्तों। आगे बात करते हैं। अब ये जो हम लोग जान रहे हैं कि विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैसे जान रहा है? तो दोस्तों एक थ्योरी है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं दोस्तों। ये क्या है? तो ये आपका ब्रह्मांड से संबंधित सिद्धांत है दोस्तों, जिसे किसने दिया था? ये जॉर्ज लेमेंटेर ने दोस्तों ये प्रतिपादन किया था। किसका? तो बिग बैंग सिद्धांत का दोस्तों। ये ब्रह्मांड उत्पत्ति का दोस्तों सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें पूरी कहानी दोस्तों बताई गई है। ये याद रखिएगा, सिंपल बस याद रखना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से हुई है। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेंटेर ने दिया दोस्तों। जॉर्ज लेमेंटेर का मानना था कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ दोस्तों एक छोटे से बिंदु से हुआ है। छोटे से बिंदु से, जिसमें मतलब क्या था उसमें? असंख्य मात्रा, मतलब कि बहुत ज़्यादा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बनता है। एक बिंदु था इसमें क्या था? बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या था? गुरुत्वाकर्षण था दोस्तों। धीरे धीरे जितने भी आकाशीय पिंड थे उसको धीरे धीरे क्या किया? अपना आकर्षित कर लिया दोस्तों। आकर्षित करने से धीरे धीरे क्या होगा? पिंड दोस्तों ये अपना धीरे धीरे बड़ा हो गया। बड़ा होने से दोस्तों इसमें ताप ऊष्मा धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसके कारण से एक समय ऐसा आता है कि विस्फोट होता है। विस्फोट होने से दोस्तों क्या होता है? आपके अलग अलग जो भी पिंड देख रहे हैं, आपका सौर मंडल हो गया, ये सब चीज़ों का दोस्तों निर्माण हुआ है। वो आपको हम जब विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे तो उसकी पूरी कहानी से बताएंगे। बस इतना ही याद रखिएगा। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेंटेर ने दिया है। इसका संबंध किससे है? तो ब्रह्मांड के निर्माण से होता है। अब हम लोग बात करते हैं आकाश गंगा के बारे में कि आकाश गंगा, तो जैसा कि बताएं आपको कि तारों का जो विशाल समूह होता है, तारों का जो असंख्य समूह होता है वो क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है, जिसको गैलेक्सी कहते हैं। आकृति अनेक प्रकार की होती है, मतलब इनकी जो आकृति होती है वो एक तरह की नहीं होती। जैसे हमारी आकाशगंगा जो है आपका कौन है? तो मिल्की वे, जिसको हम दूर निकला कहते हैं। हमारी जो आकाशगंगा की आकृति है वह दोस्तों सर्पिलाकार, क्या है वो? स्पाइरल है। ये ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे आपको देखने के लिए दोस्तों मिलेंगे, प्रत्येक आकाशगंगा में। और इस तरह से आपको असंख्य मात्रा में दोस्तों आकाशगंगा देखने के लिए मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग अपनी आकाशगंगा की, जिसमें हमारा सौर मंडल है। तो हमारा जो आकाशगंगा दोस्तों उसका जो है उसका नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला, जिसको हम लोग मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा सौर मंडल इसी में दोस्तों स्थित है। हमारा जो सौर मंडल है दोस्तों इसी में स्थित है। इसका अन्य नाम दोस्तों मंदाकिनी, से क्या कहते हैं लोग? मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ये इसका आकार बोलेगा तो कैसा है? तो सर्पिलाकार। किसका? तो हमारी आकाशगंगा का दोस्तों। अब बात करते हैं कि हमारी आकाशगंगा जो दोस्तों इसमें हमारा सौर मंडल है। तो सौर मंडल में क्या क्या है आपका? तो सूर्य है, आपको ग्रह है, आपके पिंड है, क्षुद्र ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, ये सभी चीज़ों से मिलकर दोस्तों हमारा जो है सौर मंडल बना हुआ है। तो सौर मंडल के बारे में लोग बात करें तो सौर मंडल क्या है? तो ये ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काओं, धूमकेतु एवं अन्य आकाश पिंडों का दोस्तों क्या है? ये समूह है। कौन आपका? तो सौर मंडल। अगर इसका हम लोग बात करें कि इसमें जो आपका इसका निर्माण की बात करें तो लगभग दोस्तों इसका निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। 4.6 अरब वर्ष पहले। वो 13 कितना था? 6 अरब वर्ष पहले था। और ये 4.6 वर्ष पहले दोस्तों इसका निर्माण हुआ का है। क्या? हमारी जो सौर मंडल है उसका इसका जो समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों कौन है? सूर्य है। मतलब कि ग्रह को, उपग्रह को, जितने भी आपको प्रकाश मिल रहे हैं दोस्तों वो किससे मिल रहे हैं? तो सूर्य से मिल रहे हैं। जिससे देख रहे हैं हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी के पास अपना थोड़ा ही प्रकाश है, किससे प्रकाशित हो रहा है दोस्तों? तो सूर्य से ही प्रकाशित हो रहा है। सौर मंडल ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, बृहस्पति दोस्तों। ये दोस्तों क्या है? क्रमबद्ध है। मतलब कि क्रम में, जैसे मान लीजिए कि आपका ये क्या हो गया? सूर्य हो गया, ये आपका सूर्य हो गया। इसी तरह से क्या है आपका बना हुआ है, इससे चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कौन आपका है? तो 8 ग्रह है। जो क्या है? 8 ग्रह। याद रखिएगा, पहले आपके 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में दोस्तों क्या था? जो प्लूटो था दोस्तों उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया था। याद रखिएगा, 2006 में जो आपका प्लूटो था दोस्तों वो क्या था? उसको वो ग्रह था पहले, लेकिन 2006 से पहले, लेकिन दोस्तों वो ग्रह की श्रेणी जो होती है उसमें वो ठीक से नहीं बैठ रहा था दोस्तों। वो क्या कर रहा था? जो दूसरे ग्रह के जो कक्ष है दोस्तों उसको काट देने का काम कर रहा था दोस्तों। इसलिए इसको 2006 में जो था कि ग्रह की श्रेणी से दोस्तों सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में क्या हुआ? फैसला लिया गया दोस्तों उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल करके उसको बौना ग्रह घोषित कर दिया गया कि ये क्या है? बौना ग्रह। ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। ये भी बात याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपसे बन चुके हैं। अब आते हम लोग आगे बात करेंगे हम लोग जो ग्रह है, जो क्या है आपके ग्रह। तो ग्रह को दोस्तों लोग 2 तरीके से बांटते हैं। एक हो गए आपके क्या? एक हो गए आंतरिक, सात्विक या प्राकृतिक ग्रह।
अब ये आंतरिक धात्विक का पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, एक होते हैं बाह्य गैसीय और जोवियन ग्रह, मतलब ये सबका एक ही तरह का नाम है। आंतरिक 8 ग्रह बताएं तो स्टार्टिंग का जो मतलब प्रारंभ का जो 4 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह कैसे हैं, तो बुध सूर्य से सबसे नजदीक है, उसके बाद शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, फिर हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरह से क्या दोस्तों आपका 8 ग्रह का क्रम दिया हुआ है। तो जो 4 ग्रह है पहले स्टार्टिंग के दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग आंतरिक ग्रह। ये चारों के चारों क्या है, ठोस अवस्था में, क्या है, चारों के चारों ठोस अवस्था में, याद रखिएगा, इसलिए इसको लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है दोस्तों, ये क्या है, बाह्य ग्रह, इसी को हम लोग जोवियन ग्रह बोलते हैं। आइए दोस्तों क्या है, गैसीय अवस्था में, जितने भी ग्रह देख रहे हैं सब क्या दोस्तों, ये सब गैसीय अवस्था में है। बाकी जो स्टार्टिंग का 4 ग्रह है ये दोस्तों आपका क्या है, ठोस अवस्था में, इसे लोग पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह के नाम पे जानते हैं। और बाकी जो 4 है आपके बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो देख रहे हैं आपको, ये क्या है, सूर्य से दूरी के अनुसार है, मतलब सबसे नजदीक कौन है, तो बुध है सूर्य का, सबसे दूर कौन है तो अरुण है। ये ध्यान दीजिएगा, ये लाइन से इसको याद रखिएगा, तो कोई ट्रिक नहीं है, बस 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा, बुध, सूर्य, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से दोस्तों। फिर सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार देखिए, उसी तरह से बताएं आपको कि बुध सबसे नजदीक है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, तीसरा नंबर का है सूर्य से दूरी के अनुसार, मंगल हो गया, बृहस्पति होगा, शनि, अरुण, वरुण हो गया दोस्तों। अगर आपसे पूछ देगा पृथ्वी किसके बीच में है, तो शुक्र और मंगल के बीच में है। अगर पूछ देगा पृथ्वी सबसे नजदीक ग्रह कौन है दोस्तों, तो शुक्र है। ये ध्यान देने वाली बात है आपका। आगे आते हैं कि आकार के अनुसार, आकार मतलब कि कौन बड़ा है कौन छोटा, उसके अनुसार। तो घटता क्रम मतलब बड़ा से छोटा दोस्तों। तो बृहस्पति ग्रह जो है दोस्तों 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों, तो आपका बृहस्पति ग्रह है, ये ध्यान दीजिएगा। और सबसे छोटा है दोस्तों बुध ग्रह, क्या है, बुध ग्रह। 5वें नंबर का दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह हमारी पृथ्वी है। 5वें नंबर का आकार में सबसे बड़ा ग्रह क्या है, पृथ्वी, याद रखिएगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सॉरी वरुण, वरुण, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, वरुण, अरुण हो गया, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। अब हम लोग बात करते हैं अक्षांश देशांतर के बारे में। किसके बारे में, कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है सर। तो अक्षांश देशांतर के लिए दोस्तों आपको हम बताएंगे, जैसे आप ग्लोब देखते हो, क्या देखते होंगे, ग्लोब। तो ग्लोब में आपको 2 तरह की काल्पनिक रेखाएं दिखती होगी। एक दिखती होगी दोस्तों जो क्या है, लेटी हुई रहती है, क्या इस तरह की रहती है। एक आपको दिखती है दोस्तों ये खड़ी हुई दिखती होगी, इस तरह से खड़ी हुई दिखती होगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो क्या है, ये आपका ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, याद रखिएगा। इसको बोल सकते हैं पूर्वी ध्रुव बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, इस पोल बोल सकते हैं, इसको वेस्ट पोल बोल सकते हैं। मतलब कि जो पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं काल्पनिक रेखाएं की जाती है, तो जो पूर्वी ध्रुव से लेकर पश्चिमी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं अक्षांश। और जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है दोस्तों क्या कहेंगे हम लोग, देशांतर बोलेंगे। बस सिंपल याद रखिए कि जो लेटी हुई है, जो लेटी हुई सोई हुई रेखा उसको अक्षांश बोलते हैं, जो खड़ी रेखा उसको बोलते हैं हम लोग देशांतर बोलते हैं। अब इससे क्या होता है अक्षांश देशांतर से, तो ग्लोब पर दोस्तों जो एक अक्षांश देशांतर है, वो दोस्तों जो अक्षांश का काम है कि वो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, मौसम में जो बदलाव हो रहा है, उसका काम करता है ये आपका अक्षांश। देशांतर काम करता है, देशांतर काम करता है दोस्तों जो आपको समय देखते हैं कि अलग अलग देशों में दोस्तों समय अलग अलग समय का अनुसार अलग अलग होते हैं, तो वो निर्धारण किससे होता है दोस्तों, देशांतर रेखा से होता है। मतलब कि समय का जो निर्धारण होता है वो देशांतर से होता है, और जलवायु में जो भी परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, जो उसकी गणना की जाती है वो दोस्तों अक्षांश से की जाती है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको बताएंगे कौन सा अक्षांश है, विषुवत रेखा क्या, कर्क रेखा क्या, मकर रेखा के बारे में, सब चीज़ के बारे में वही बताएंगे। तो अक्षांश देशांतर के बारे में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बात करते हैं। आगे है दोस्तों कि अक्षांश के बारे में। तो विषुवत वृत्त से किसी स्थान की वृत्त के केंद्र से कोणीय दूरी, मतलब कि देखते हैं कि वृत्त के केंद्र से गुजरता है कौन, आपका अक्षांश रेखा, वही कहलाता है अक्षांश। ये समांतर रेखाएं हैं और काल्पनिक रेखाएं, मतलब ये क्या होती है दोस्तों, एक दूसरे से समांतर होती है। क्या होती है, इनका जो अंतर होता है दोस्तों समांतर होता है। मतलब ये आपका इस तरह से क्या होता है, खींचा जाता है। मतलब इनका जो अंतर होगा सभी जगह दोस्तों एक समान आपको दिखेगा, ये ध्यान दीजिएगा। वही है कि ये इनके बीच की दूरी, मतलब कि एक अक्षांश से लेकर दूसरे अक्षांश के जो बीच की दूरी है दोस्तों लगभग कितना होता है, 111 किलोमीटर। ये ध्यान देने वाली बात है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जोन। मतलब कि 2 देशांतरों के बीच की जो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग जोन बोलते हैं, याद रखिएगा। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है क्या कहेंगे, जोन कहेंगे। इसके बीच की दूरी कितना है, तो 111 किलोमीटर, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर इसकी कुल अक्षांश रेखा, देखिए यहाँ पर 2 सवाल पूछता है, एक कुल अक्षांश रेखा पूछ देगा और एक पूछेगा आपसे कुल अक्षांश कितने हैं। तो यहाँ पर दोनों आंसर आपको समझना है। क्या समझना है, देखिए यहाँ पर, जैसे कि एक नया पेज लेते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। ये है आपका ग्लोब, ये क्या है आपका ग्लोब बन गया। ये जो खींच रहे हैं हम लोग,
अक्षांश रेखा ये 0 डिग्री है। क्या है आपका ये 0 डिग्री, क्या है ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है। फिर यहाँ पर एक आता है 23.5 डिग्री। इस तरह से बहुत सारे आपको खींचे रहेंगे। ये क्या आ गया 23.5 डिग्री उत्तरी, याद रखिएगा ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। एक नीचे लेते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर आपका हो गया नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया। नीचे हो गया क्या हो गया साउथ पोल, क्या हो गया आपका ये साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल है दोस्तों ये भी आपका अक्षांश के अंतर्गत ही आता है। जो साउथ पोल ये भी आपका अक्षांश के अंतर्गत आता है। तो अगर हम सिर्फ अक्षांश की बात करें, अक्षांश रेखा नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ अक्षांश की बात कर रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं 0 डिग्री, तो 0 डिग्री क्या कर रहा है ग्लोब को दोस्तों 2 भागों में बांट कर रहा है, मतलब बांटने का काम कर रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और मतलब उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। जो ऊपर का हो गया नॉर्थ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा, मतलब विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर जो बोलना है बोल दीजिए दोस्तों। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसके ऊपर दोस्तों आपको मिलेंगे 90, मतलब कि 90 अक्षांश मिलेंगे। और 0 डिग्री दक्षिण के दोस्तों नीचे आपको मिलेंगे कितने 90 मिलेंगे। तो 90 कितने होंगे दोस्तों, ये ऊपर का 90 नीचे का 90 180 हो गए। और ये जो 0 डिग्री दोस्तों ये भी क्या है एक अक्षांश रेखा ही है। विषुवत रेखा भी क्या है दोस्तों आपका एक अक्षांश रेखा ही है, जो सबसे बड़ा अक्षांश रेखा है। तो कितने हो गए 90 180 और एक 181। सिर्फ अक्षांश पूछे तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा अक्षांश पूछे तो 181 हो जाएगा। लेकिन वहीं सिर्फ पूछ देगा अक्षांश रेखा, उसमें अगर रेखा शब्द जुट जाएगा तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा दोस्तों सर, तो रेखा जुटने से क्या होता है दोस्तों कि आप जो देख रहे हैं नॉर्थ पोल बताएं आपको अभी हम, ये जो नॉर्थ पोल बताएं, तो नॉर्थ पोल दोस्तों एक बिंदु है, ये रेखा नहीं है। क्या है एक बिंदु है, ये रेखा नहीं है। तो इसी में से क्या होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो अक्षांश है दोस्तों वो घट जाता है। वो रेखा नहीं है, क्या है वो बिंदु है। तो कितना बचेगा अभी बताएं 180, कितना बताएं आपको 180 बताएं, तो 181 बताएं। तो 181 में से आप अगर 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है 179। तो वही इस तरह से आप याद रखिएगा कि जो अक्षांश रेखा बोलेगा तो 179 और अक्षांश बोल देगा तो 181। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों कि अक्षांश क्या होता है और अक्षांश रेखा क्या होता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपना। तो दूरी बता दिए 179 आपका अक्षांश रेखा है, अक्षांश क्या ये सारी बातें कर लिए। अब देशांतर की बात करेंगे, लेकिन आगे आते हैं थोड़ा सा और भी कुछ समझाना है। अब देखिए यहाँ पर, हाँ इसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पृथ्वी पर ताप कटिबंध, तो पृथ्वी पर ताप कटिबंध समझाने से पहले आपको चलिए हम देशांतर के बारे में बता देते हैं, ताकि साथ साथ आपका हो जाए अक्षांश देशांतर आप समझ जाए। तो देशांतर क्या होता है चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। देशांतर रेखा जैसा कि बताएं अभी ग्लोब पर हम खींच करके आपको कि क्या है, तो जो आपका उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग देशांतर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक क्या कहलाती है दोस्तों, ये आपकी कहलाती है देशांतर। इनकी लंबाई बराबर होती है, इनकी लंबाई दोस्तों हर एक जगह क्या होती है बराबर होती है, ये याद रखिएगा। इनके कुल देशांतर की संख्या दोस्तों 360 होती है, इसमें कोई बदलने वाला चीज़ नहीं है। देशांतर बोलेगा तो फिक्स है उसका 360 रहेगा दोस्तों। लेकिन जो अक्षांश है अक्षांश रेखा है वहाँ पर बदलने वाला चीज़ है दोस्तों। दो देशांतरों के बीच की दूरी दोस्तों क्या बोले गोरे बोलते हैं, क्या बोलते हैं गोरे। जैसा कि बताएं कि दो अक्षांश के बीच में जोन करते हैं दूरी को, और जो दो देशांतर होते हैं उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं गोरे कहते हैं। 0 डिग्री जो देशांतर प्रधान यामन्योत्तर कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर उसको क्या बोलेंगे लोग प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं। दो देशांतरों के जो बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों ध्रुव पर होती है, ऐसे होती है अभी दिखाएंगे आपको अभी हम। और दो देशांतरों के बीच में अधिकतम दूरी होती है वो आपका विषुवत रेखा पर होती है। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान का कोणात्मक दूरी है, मतलब कि कोई भी हम लोग अपना टाइम जोन मापते हैं, मतलब टाइम जोन को हम लोग क्या करते हैं तो कंपेयर करते हैं। तो कहाँ से करते हैं तो ग्रीनविच से दोस्तों करते हैं। ग्रीनविच कहाँ है तो दोस्तों इंग्लैंड के लंदन में दोस्तों, याद रखिएगा ये भी ध्यान दीजिएगा। और ग्रीनविच जो खींचा गया दोस्तों वो कभी जलीय मार्ग से खींचा गया और स्थलीय मार्ग से दोस्तों उसको नहीं लिया गया, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछ देता है। अब आते हैं देखिए आपको समझाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं, जैसे ये चलिए इसी को हम ले लेते हैं। ये आप देख रहे हैं तो जो आपका तो जो खींचा हुआ है क्या अक्षांश है, जो कि लेटा हुआ क्या अक्षांश है। देशांतर खींचने के लिए क्या होता है दोस्तों उत्तरी ध्रुव को हम लोग क्या करते हैं दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हैं। उत्तरी ध्रुव को जब हम दक्षिणी ध्रुव से मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा दोस्तों आपका अक्षांश। आप बोलें कि सबसे न्यूनतम दूरी दो अक्षांशों के बीच में कहाँ होते हैं, देखिए ध्रुव पर दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर दूरी कम है। यहाँ पर दोस्तों बीच में जो आपका है विषुवत रेखा, तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में क्या होता है दूरी द्वारा फैल जाता है। इस तरह से आपका खींचा जाता है देशांतर, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों फैल जाता है। तो सबसे अधिकतम दूरी बोलेगा तो विषुवत रेखा पर, सबसे न्यूनतम दूरी बोलेगा दोस्तों तो क्या है आपका ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव बोले या दक्षिणी ध्रुव बोले। इसी तरह से बता दिए कि इनके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों क्या होती है आपका, तो होती है जो गोरे कहलाती है।
इनके बीच की दूरी कितनी होती है? जैसे हम बताएं कि एक देशांतर से एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यहाँ पर कितना होता है? तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका 111 ही होता है, लेकिन 111 में क्या कीजिएगा, 0.3 जोड़ दीजिएगा, मतलब 111.3 किलोमीटर क्या होती है दोस्तों, दो देशांतर के बीच की दूरी होती है। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जाने में दोस्तों आपको 4 मिनट का समय लगता है, याद रखिएगा 4 मिनट का समय लगता है। ये क्यों बता रहे हैं? तो ये बता रहे हैं इसलिए ताकि उससे आप समय निकाल सकते हैं। देशांतर की जितना भी आपको मान दिया रहेगा उसमें 4 से गुना कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, इतना समय आगे इतना समय पीछे आप कर सकते हैं। तो बताएं जैसा कि हम कि दो देशांतरों के बीच की दूरी कहलाती है गोरे, और एक देशांतर दूसरे देशांतर के बीच जाने में आपको 4 मिनट का समय लगता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें मतलब कि 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का समय दोस्तों लगता है। अब हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी पर कटिबंध के बारे में बात कर लेते हैं कि पृथ्वी पर ताप कटिबंध क्या होता है। तो ये देख रहे हैं आप, जो 0 डिग्री अक्षांश ये विषुवत रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दोस्तों हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा, समझ गए। फिर 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दोस्तों बोलते हैं हम लोग उत्तरी वृत्त, या इसी को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त, याद रखिएगा, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और वही 23.5 डिग्री दक्षिण में आइएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक। क्योंकि आपको पता है कि अंटार्कटिक जो नीचे है, क्या है आपका, अंटार्कटिका जो महादेश है दोस्तों नीचे है, और जो आर्कटिक है दोस्तों आपका क्या है, उत्तरी ध्रुव का, मतलब कि नॉर्थ पोल पर। ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी ये जो उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री हो गया, आइए दक्षिणी ध्रुव हो गया आपका 90 डिग्री, मतलब कि उत्तरी ध्रुव बुझेगा तो क्या बोलिएगा, तो जो 0 डिग्री अक्षांश है, 90 डिग्री जो अक्षांश उसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, और जो 90 उत्तरी ध्रुव, जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग ताप कटिबंध के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा, इसके बीच में जो भी दोस्तों क्षेत्र आएगा, जो भी आप क्षेत्र यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब दोस्तों क्या होगा, उष्ण कटिबंध होगा। मतलब यहाँ पर दोस्तों गर्मी ज़्यादा होगी, याद रखिएगा। क्या बोल रहे हैं हम? अगर आपसे पूछ दे कि उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र कौन है, या उष्ण कटिबंध क्या है, तो सिंपल बताइएगा कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भी एरिया आता है दोस्तों, वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा। या आपका भूमध्य रेखा हो, कर्क रेखा हो, या सिंपल बोल सकते हैं कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में जो भी क्षेत्र आते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं आपके उष्ण कटिबंध। उसके बाद बात करते हैं कि सर शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है। वो ये 23 से 66 के बीच में, उत्तर में जाइए दक्षिण में जाइए, 23 से लेकर 66 के बीच का जो एरिया कहलाता है वो आपका शीतोष्ण, मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा न ठंडा तो गर्मी रहता है दोस्तों। फिर 66 से ऊपर जाइएगा ना, 66 के बाद ऊपर जाइएगा तो वो कहलाता है दोस्तों शीत कटिबंध। उसी तरह से आप नीचे आइएगा तो वही उत्तरी शीत और दक्षिणी शीत में दोस्तों बांटा गया है। उम्मीद करते हैं पॉइंट समझ में आ गया होगा। 0 डिग्री अक्षांश क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर कहलाता है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा मकर रेखा। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलेंगे, या इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों आर्कटिक वृत्त। नीचे बोलेगा दक्षिणी जो 66 डिग्री अक्षांश उसको बोलेंगे हम लोग अंटार्कटिक वृत्त। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैप बना करके आसानी होगा दोस्तों। अब आते हैं आगे। तो उम्मीद करते हैं देशांतर में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ सकते अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, कितने अक्षांश कितने देशांतर है, उनकी संख्या ही पता चल गई। तो चलिए हम आगे आते हैं। हम लोग बात करते हैं किसका, ताप वायु दाब पेटी के बारे में। वायु दाब पेटी जानने के लिए दोस्तों हम एक यहाँ पर मैप लिए हैं, वही बात है। अभी इसको पहले मैप को समझिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि बताएं क्या है, तो ये अक्षांश है, क्या है अक्षांश, 90 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ, ये सब क्या बोलते हैं, तो अक्षांश को पीछे ग्लोब पर जब भी देखिएगा आप सीधा सीधा लाइन में पड़ा हुआ लेटा हुआ है उसको क्या बोलिएगा, अक्षांश बोलिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अब ये डोल्ड्रम क्या होता है, पछुआ पवन क्या होता है, गतिज का दिशा प्रचंड पदासा शिक्षा साठा का नाम सुने होंगे आप, अपने क्लास में 9 10 से पढ़ते होंगे। वहाँ पर दोस्तों ज्योग्राफी के बुक में आपको ये देखने के लिए मिलता होगा। तो बस अपने मतलब कि इस उद्देश्य से पढ़ते नहीं होंगे, बस खाली सोचते होंगे कि हम बस एग्ज़ाम पास करना है, बस यही समझने का प्रयास नहीं करते। लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा ये सब क्या है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा ले चलते हैं नीचे, तो वहाँ पर बताते हैं आपको कि जो हवाएं चलती है वो 2 कारण से चलती है। एक पहला कारण होता है कि ताप जनित कारण होता है। क्या होता है, ताप जनित कारण, मतलब कि तापमान के कारण भी चलता है। और दूसरा है दोस्तों घूर्णन जनित कारण। क्या होता है दोस्तों, घूर्णन जनित कारण, जो घूर्णन कर रही है हमारी पृथ्वी उसके कारण होता है। तो घूर्णन के कारण जो हवाएं चलती है दोस्तों उस पर लगता है कोरियोलिस बल। क्या लगता है आपका, कोरियोलिस बल। अब ये कोरियोलिस बल क्या है सर,
तो कोरियोलिस बल के बारे में बताएंगे हम कि कोरियोलिस बल जो कोरियोलिस है मतलब ये व्यक्ति का नाम है। उन्होंने दोस्तों जो घूर्णन के कारण जो हवाएं चल रही है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उसको क्या करना समझाने का प्रयास किए थे कि कौन, तब कोरियोलिस ने दोस्तों। तो इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा दोस्तों एक नियम दिया था जिसको हम कहते हैं फेरेल का नियम। इन्होंने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में अगर हवाएं दाएं मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई मान लीजिए ये आपका हवा में है, यहाँ पर तो दिया है ही आपका ग्लोब, हम लोग नीचे लेकर के आते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, ये हवा है, ये आपका क्या है, ये आपका विषुवत रेखा है मतलब इक्वेटर है। अब यहाँ से कोई हवा दक्षिणी गोलार्ध से कोई हवा क्या करे जा रही है और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर रही है, तो क्या होती है दोस्तों, दाईं ओर मुड़ जाती है। किधर की ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है। वही हवाएं कोई क्या हो रही है, आ रही है किधर से, तो आपका उत्तरी गोलार्ध से। क्या आ रही है, उत्तरी गोलार्ध से। तो उत्तरी गोलार्ध से आएंगे तो किधर मुड़ जाएंगे दोस्तों, बाईं ओर मुड़ जाएंगे। मतलब कि कोरियोलिस का कहना था, फेरेल का नियम समझिए कि उत्तरी गोलार्ध में से कोई हवा दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है दोस्तों तो बाईं ओर मुड़ जाती है, और आपका दक्षिणी गोलार्ध से कोई हवा उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो वो बाईं ओर मुड़ जाती है। यही कारण होता है दोस्तों कि आप देखते होंगे कि जब हमारे भारत में मानसून का प्रवेश होता है, क्या होता है, मानसून का प्रवेश होता है दोस्तों, तो हमारा भारत पता है आपको उत्तरी गोलार्ध में, तो हवाएं क्या हो रही है दोस्तों, सीधी अगर चलना शुरू कर देंगी तो दोस्तों जो केरल में जो टकराता है पश्चिमी घाट से, वो टकराएंगे नहीं, क्या होंगे दोस्तों, सीधी निकल करके जो गुजरात का एरिया देख रहे हैं आप, राजस्थान का, वहाँ टकराएंगे। लेकिन यहाँ पर कोरियोलिस बल के अनुसार क्या होता है दोस्तों, कोरियोलिस ने क्या कहा कि जैसे ही जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही प्रवेश करेगी वो क्या होगी दोस्तों, बाईं ओर मुड़ जाएगी, फिर दाईं ओर मुड़ जाएगी। तो दाईं ओर वाला इलाका कौन है दोस्तों, हमारा यही है, क्या है, जो केरल का आप देख रहे हैं मालाबार तट देख रहे हैं पश्चिमी घाट का दोस्तों, वहीं पर जाकर टकराता है। यही कारण है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी कारण दोस्तों केरल में सबसे ज़्यादा बारिश होता है मानसून के प्रवेश से दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको कोरियोलिस बल समझ में आ गया होगा, फेरेल का नियम समझ में आ गया होगा। अब जो हवाएं होते दोस्तों उसके चलने के दोस्तों दो कारण होते हैं। दो कारण कहने का मतलब कि दो तरीके से चलते हैं, एक हाई टेम्परेचर से दोस्तों लो टेम्परेचर, और एक लो प्रेशर से लेकर हाई प्रेशर। मतलब कि जो हवाएं होती है वो निम्न ताप से क्या चलती हैं, उच्च ताप की ओर चलती हैं। मतलब कि जहाँ पर तापमान कम है और जहाँ पर तापमान ज़्यादा है, मान लीजिए कि ये वाला जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पर तापमान क्या है, कम है, यहाँ पर तापमान दोस्तों क्या है, तो हवाएं क्या होंगी दोस्तों, ये निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर चलेंगी। निम्न तापमान से दोस्तों उच्च तापमान की ओर चलेंगी। ठीक है, ये आपको तापमान वाला समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बात कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। मतलब कि अब दाब में दोस्तों उल्टा होता है, जो दाब होता है वो उल्टा होता है। अब जो हवाएं होंगी दाब के परिप्रेक्ष्य में क्या होंगी दोस्तों, तापमान के बिल्कुल विपरीत होंगी। मतलब कि जहाँ पर उच्च दाब होगा, मान लीजिए ये उच्च दाब है, हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से तो लो प्रेशर की ओर चलती है हवाएं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं हवाएं, ये याद रखिएगा। यही कारण है कि आपको चक्रवात वगैरह जैसे जो घटना देखते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, निम्न दाब के कारण ही दोस्तों आता है, समुद्र में चक्रवात आता है, ये सब ये ध्यान देने वाली बात है। तापमान में अलग हो जाता है, प्रेशर में दोस्तों अलग हो जाता है, तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि पवन जो होता है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, या प्रेशर की बात करेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर दोस्तों चलती है। तो जब इतना दोस्तों समझ गए होंगे तो आप यहाँ पर समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि हाई प्रेशर कहाँ होगा, लो प्रेशर कहाँ होगा। तो हाई प्रेशर दोस्तों आपको मतलब आपका जो आप ही अपने आप को ही टटोलिए और समझिए कि आप प्रेशर में कब आते हैं। जब प्रेशर में जैसे आवश्यकता से अधिक गर्मी आता है, गर्मी होता है, तो इंसान क्या होता है दोस्तों, अपने आप को प्रेशर में महसूस करता है कि बहुत क्या है, दबाव है, तनाव है गर्मी के समय में। तो जहाँ पर दोस्तों ज़्यादा गर्मी रहेगा दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है, तापमान कम होता है, मतलब उल्टा होता है, याद रखिएगा। जहाँ पर अधिक गर्मी होगा, तो गर्मी अधिक कहाँ होगा, तो गर्मी दोस्तों आपका जो 23 डिग्री मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो ये आप देख रहे हैं इलाका, ये जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होता है। बाकी ऊपर जाइएगा और नीचे आ जाइएगा, मतलब कर्क रेखा मकर रेखा के ऊपर जाइएगा, कर्क रेखा मकर रेखा के नीचे आ जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, आपका गर्मी दोस्तों तापमान कम होता है, क्योंकि वहाँ पर जो कटिबंध है, शीत कटिबंध और आपका शीतोष्ण कटिबंध आता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक डोल्ड्रम दिया है कि डोल्ड्रम क्या है, डोल्ड्रम का जो एरिया होता है दोस्तों वो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ का जो एरिया होता है, 5 डिग्री नॉर्थ मतलब कि 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो एरिया होता है उसे कहेंगे लोग डोल्ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, डोल्ड्रम। कभी पूछते डोल्ड्रम क्या होता है, तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया वो डोल्ड्रम कहलाता है। और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ये विषुवतीय क्षेत्र होता है हम लोग बात के लिए। और ये दोस्तों यहाँ पर निम्न दाब है, निम्न दाब मतलब बता दिए कि यहाँ पर दोस्तों तापमान ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा होने से कारण क्या होता है, जो दाब होता है दोस्तों, दाब यहाँ पर कम लगता है। तो जब दाब कम लगता है दोस्तों तब बताएं कि हवाएं क्या चलेंगी, जो हवाएं चलेंगी दोस्तों आपका
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी। तो इसीलिए जो भी शीत का मतलब ठंडी हवाएं जो होती है, आप ऐसे ही महसूस करते होंगे, जो गर्म हवाएं होती है वो गर्म से किसकी ओर जाती है, तो ठंडी मतलब कि ठंडी हवाएं की ओर जाती है। मतलब जो ठंडी हवाएं होती है, मान लीजिए कि ठंडा हवा होता है, वो किधर की ओर जाता है, तो दोस्तों वो ठंडा जो हवा होता है वो उसमें क्या होता है दोस्तों, दाब जो होता है वो हाई प्रेशर होता है, मतलब वो उच्च दाब होता है। तो ठंडी हवा क्या होती है दोस्तों, जो गर्म हवाएं की ओर बढ़ना शुरू करती है, मतलब कि निम्न दाब की ओर। मतलब कि समुद्र में देखिएगा दोस्तों, तो दो तरह का दाब लगता है। क्या लगता है, एक होता है दोस्तों जहाँ पर गर्मी, जहाँ पर क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है, तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है दोस्तों, निम्न प्रेशर बन रहा है। तो निम्न प्रेशर बनने के कारण क्या हो रहा है कि जहाँ पर हाई प्रेशर है दोस्तों, उस निम्न प्रेशर को कम करने का काम, भरने का मतलब उधर को दोस्तों आने का मतलब कि अपना इच्छा प्रकट करता है। क्या समझिएगा, इच्छा प्रकट करता है, जिसके कारण क्या होती है, हवाएं आपको जो विषुवतीय क्षेत्र में दोस्तों आपकी प्रवेश करना शुरू करती है। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि डोलड्रम, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पछुआ पवन क्या होती है, पछुआ पवन क्या होती है। पछुआ पवन बताने से पहले नीचे अगर कुछ है तो पहले बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं। अब देखिए, कुछ प्रचलित पवन होती हैं। प्रचलित पवन मतलब कि जिसको हम लोग ध्रुवीय पवन के नाम से जानते हैं, जो ध्रुव की ओर चलेंगे। पछुआ पवन हो गया दोस्तों आपका व्यापारिक पवन हो गया, जो व्यापार के उद्देश्य से देखते होंगे। पहले के समय में जो व्यापारिक मार्ग होते थे, मतलब व्यापार होते थे, वो समुद्र के माध्यम से होते थे। तो व्यापारी दोस्तों क्या करते थे, हवाओं के अनुकूल अपने मतलब क्या करते थे, नाव को दोस्तों चलाते थे। मतलब कि अनुकूल मतलब देखते थे कि हाँ, हवाएं जिस ओर उनको जाना है तो उस ओर के हवा का दोस्तों वो क्या करते थे, प्रतीक्षा करते थे, इंतजार करते थे कि अगर इस ओर हवा चलेगी तब हम क्या करेंगे, अपना जो भी चलने का काम है दोस्तों वो चलना हम शुरू करेंगे। तब तक दोस्तों इंतजार करते हैं हवा का जो चेंजिंग होता है, परिवर्तन होने का। अब जो उत्तरी ध्रुवीय पवन होता है दोस्तों, ये जो 65 डिग्री नॉर्थ से लेकर के मतलब जो 66.5 डिग्री के बारे में बता दिए, 66 डिग्री के ऊपर मतलब कि आर्कटिक वृत्त के बाद और अंटार्कटिक वृत्त के बाद के बीच जो ये हवा चलती है दोस्तों क्या कहलाती है, ध्रुवीय हवा कहलाती है। पछुआ पवन क्या होता है, तो 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ, या उसी को बोलेंगे 35 डिग्री साउथ से लेकर 60 डिग्री साउथ के बीच में जो हवा चलती है दोस्तों कहलाती है पछुआ पवन कहलाती है। यही पछुआ पवन आपका 3 तरह का होता है। व्यापारिक पवन के बारे में बात करें तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ, या इसी को बोलेंगे हम लोग 5 डिग्री साउथ से लेकर के 5 डिग्री नॉर्थ तक दोस्तों। ये दोनों साउथ नॉर्थ याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा कि दोनों अलग है, दोनों अलग नहीं, एक ही है। बस खाली हम लोग उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के रूप में बांटे हैं, तो इसलिए दोस्तों हम इसको इस तरह से समझ रहे हैं। अब जो पछुआ पवन है उसको हम लोग समझते हैं। तो पछुआ पवन में दोस्तों 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री 50 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ को समझना है। तो पछुआ जो पवन होता है दोस्तों, ये जो 40 डिग्री जो गरजता चालीसा होता है, क्या होता है गरजता चालीसा, तो 40 डिग्री साउथ के बीच में जो भी दोस्तों हवाएं चलती है, 40 डिग्री साउथ के बीच में, साउथ वाला एरिया तो आपका यही है, तो 40 डिग्री साउथ के बीच में जो भी दोस्तों हवाएं चलती है क्या कहलाती है आपका, तो गरजता चालीसा कहलाती है। ये क्या है गरजता चालीसा, तो पहले सबसे पहले याद रखिएगा कि क्या है, पछुआ पवन है। आपसे पूछता है कि इसमें से कौन पछुआ पवन नहीं है, तो गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60, तो दोस्तों ये सब याद रखिए क्या है आपका पछुआ पवन है। और प्रचंड 50 की बात करेंगे तो 50 डिग्री साउथ के बीच में जो हवा चल रही है, 50 डिग्री साउथ में चल रही है हवाएं, 50 डिग्री के आसपास जो चल रही है दक्षिणी अक्षांश पर दोस्तों, वो कहलाती है प्रचंड 50। और 60 डिग्री साउथ वाला जो आपका अक्षांश के बीच में जो हवाएं चलती है वो कहलाती है चीखता 60। क्या कहलाती है, चीखता 60। इसकी पूरी डिटेल कहानी हम बताएंगे जब सेपरेट वीडियो बताएंगे तो दोस्तों। बस ये को यही याद रखना कि पछुआ पवन क्या है, गरजता चालीसा क्या है, प्रचंड 50 क्या है दोस्तों, ये आपको दिमाग में रखिए। कोरियोलिस बल क्या है, फ्रेल का नियम क्या है, और तापमान जो हवाएं चलती किस ओर चलती हैं। बाकी ध्रुवीय पवन, व्यापारिक पवन, डोलड्रम क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आपको जानकारी दे दिए। अब आते हैं आगे। अब थोड़ा हम ग्रह के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा जो जो इंपॉर्टेंट ग्रह है उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पृथ्वी के बारे में, अपनी जो हमारी पृथ्वी है उसके बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी के बारे में जानिए। तो पृथ्वी क्या है दोस्तों, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर आपको पता है कि इसकी सतह पर दोस्तों 100% सतह है, तो उस पर 71% क्या दोस्तों जल है। और जल को जब हम मतलब दूर पर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, नीला प्रतीत होता है दोस्तों, वायुमंडल होने के कारण। तो इसीलिए जब हम अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखते हैं दोस्तों, तो जल की अधिकता के कारण क्या होता है दोस्तों, हमारी पृथ्वी नीली दिखती है। इसीलिए दोस्तों क्या कहेंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। बता देंगे जैसा कि हमारे पृथ्वी पर 100% मानी जाएगा, तो उसमें 71% क्या है दोस्तों आपका जल वाला भाग है। 29% क्या है दोस्तों आपका सतह है, मतलब कि स्थल है दोस्तों, उसी पर हम निवास कर रहे हैं। पर्वत पठार सब 29% में दोस्तों आपका है। आकार गोलाकार एवं ध्रुवों पर चपटी है, मतलब देखिएगा तो आकार गोलाकार है, ध्रुव है दोस्तों वहाँ पर क्या इस तरह का चपटा आपका बना हुआ है। औसत घनत्व की बात करेंगे, जो हमारी पृथ्वी है उसका घनत्व का जो बात करेंगे तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है हमारी पृथ्वी का। औसत त्रिज्या की बात करेंगे तो 6378 किलोमीटर दोस्तों औसत त्रिज्या, ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। 3 दूनी 6 5 8 इस तरह से याद रखिएगा।
बाकी घनत्व याद रखिएगा। तो पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का उपग्रह पूछेगा तो कौन है दोस्तों? पृथ्वी का उपग्रह तो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी के जब आंतरिक भाग पढ़ना आप लोग शुरू कीजिएगा ना, तो पृथ्वी को हम लोग आंतरिक भाग पढ़ने के लिए 3 तरीके से क्या करते हैं? बांटने का काम करते हैं। बचपन में पढ़े होंगे 6-7 क्लास में, बढ़ते होंगे सियाल, सीमा, नीफे। क्या बोलते थे आप लोग? सियाल, सीमा और नीफे बोलते होंगे। सियाल, सीमा, नीफे बोलते होंगे दोस्तों। अब ये सियाल सीमा क्या है? तो सियाल, सीमा दोस्तों, नीफे जो है आपका पृथ्वी के क्या है? आंतरिक परतें हैं। क्या है? पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं दोस्तों। तो ये सियाल जो देख रहे हैं दोस्तों, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसको हम लोग भूपटल के नाम से भी जानते हैं, भूपटल भी कहते हैं। सीमा है जो, तो जिसको हम लोग मेंटल के नाम से जानते हैं। और नीफे दोस्तों इसको हम क्रोड भी बोलते हैं। अब ये इस तरह से याद रखने से क्या फायदा होता है ना, कि हमें पता चल जाता है कि जो सियाल है उसमें कौन सा मतलब कि खनिज पदार्थ पाया जाता है। तो देखिए इसके नाम में ही आपको है सियाल, तो CSI से क्या होता है? सिलिकन। और AL से क्या होता है? एल्युमिनियम। यहाँ भी SI से क्या होता है? सिलिकन। और MA से दोस्तों मैग्नीशियम होता है। और NI से निकेल होता है। और FE से क्या होता है? फेरस होता है, मतलब कि लोहा होता है। तो अगर आपसे पूछ देंगे कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपटल है उसमें दोस्तों किस खनिज क्या दिखता है, तो सियाल और क्या बोलेंगे? सिलिकन और एल्युमिनियम का। फिर मेंटल में आएंगे, जो मेंटल है उसमें कौन से खनिज का दिखता है दोस्तों? तो सिलिकन और मैग्नीशियम का दोस्तों। और क्रोड में आएंगे आंतरिक में दोस्तों, नीफे में तो आपका निकेल और फेरस दोस्तों। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। बाकी दोस्तों हम लोग बांटते हैं इसको पृथ्वी को किस तरह से, मतलब आंतरिक भाग है उसको भूपटल जैसे बता दिए, मेंटल बता दिए, और क्रोड मतलब कि 0 से लेकर 100 डिग्री के जो आंतरिक हम लोग अंदर जाते हैं तो इसको कहेंगे तो भूपटल। अब भूपटल जो है दोस्तों उसको भी हम लोग जो बांटते हैं 2 भागों में। कैसे बांटते हैं बताएंगे आपको। 100 से लेकर के 2900 किलोमीटर का जो एरिया है दोस्तों, आंतरिक पृथ्वी की बात कर रहे हैं, वो दोस्तों कहलाता है मेंटल, जिसको हम लोग सीमा बोलते हैं। फिर 2900 से लेकर के जो 6378 किलोमीटर का जो है दोस्तों एरिया, वो कहलाता है आपका क्रोड कहलाता है। अब यहाँ पर याद रखना है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो भूपटल है दोस्तों, इसको भी क्या करते हैं हम लोग? 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल। ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल। जो मेंटल है दोस्तों, ये जो इसको भी 2 भाग में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। क्रोड भी है, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड दोस्तों। तो इसको क्या करा? बांटने का काम करा। एक काल्पनिक ऐसा क्या किया गया है, मतलब वैज्ञानिकों द्वारा दोस्तों, विद्वानों द्वारा बांटा गया है। तो अगर आपसे पूछ दे कि कोनराड अशांति क्या होता है, तो दोस्तों कोनराड क्या होता है? कोनराड जो रेखा क्या होता था, जो भूपटल है या भूपटल जो है दोस्तों, उसको क्या करता है? 2 भागों में बांटने का काम करता है। मतलब ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल को बांटने का काम कौन कर रहा है? उसको क्या कहेंगे? तो कोनराड कहेंगे। उसी तरह से आपको भूपटल को दोस्तों मेंटल से बांटने का काम कौन कर रहा है? तो मोहो। कौन कर रहा है? मोहो कर रहा है। और वही मेंटल, ऊपरी मेंटल हो गया और ये निचली मेंटल हो गया। इसको कौन बांट रहा है दोस्तों? तो रैपेटी बांट रहा है। और वही मेंटल को क्रोड से बांटने का कौन काम कर रहा है? तो गुटेनबर्ग कर रहा है। उसी तरह से आप क्या करेंगे, तो जो क्रोड देख रहे हैं तो आपका ऊपरी क्रोड को निचली क्रोड से कौन बांट रहा है दोस्तों? तो लेहमान अशांति बांट रहा है। तो इसको याद रखना जरूरी है दोस्तों। आप क्या कीजिएगा, इसका जो कोड वर्ड है उसको याद रख लीजिएगा। जो कोनराड है उसको कर लीजिएगा के कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? के कर लीजिएगा। जो मोह है इसको M कर लीजिएगा। रैपेटी इसको R कर लीजिएगा। और जो गुटेनबर्ग है उसको G कर लीजिएगा। और जो लेहमान उसको L कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? L। तो यहाँ पर KMRGL याद रख सकते हैं, या इसको कमर ही बोल सकते हैं, कमर बोल सकते हैं। और इसको जिस तरह से आपको याद रखना है याद रख लीजिए, लेकिन कोड वर्ड से याद रखिएगा। ये क्या है आपका? K से कोनराड, M से मोह, R से रैपेटी, G से गुटेनबर्ग, L से दोस्तों लेहमान। ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये लेहमान क्या है, कोनराड क्या है। तो कुछ नहीं है, जो आंतरिक पृथ्वी दोस्तों उसको बांटने का काम कर रहा है। काल्पनिक रेखा द्वारा विद्वानों ने इसको बांटा है। और हम आगे चलते हैं। ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा पृथ्वी की आंतरिक भाग। अब बात करते हैं बारी बारी से भूपटल के बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है दोस्तों, ये इसकी मोटाई 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक होती है। सिलिका एवं एल्युमिनियम देख लीजिए दोस्तों, इसमें पाया जाता है। अन्य नाम इसको हम सियाल के नाम से भी जानते हैं, जैसे बताया था आपको। इसका औसत घनत्व होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का कुल आयतन का लगभग 1% दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कौन? भूपटल, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, जिससे उबड़ खाबड़ होता है, पर्वत पठार देख रहे हैं, सब किस पर होता है दोस्तों? भूपटल पर ही होता है। ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। अब आते हैं निचली जो परत है भूपटल के बाद आपका आता है मेंटल, जिसको हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं। तो ये भूपटल का निचला भाग होता है दोस्तों। निचला भाग होता है जिसको मोहे अशांति से 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये जाता है। सिलिका और मैग्नीशियम दोस्तों इसमें अधिकता होती है, इसमें खनिज की, इसलिए इसको सीमा के नाम से भी जानते हैं।
घनत्व बोलेगा तो 3.5 से लेकर के 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसका कुल आयतन का दोस्तों, पृथ्वी के कुल आयतन का ये 83% भाग होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा आपको ये मेंटल का ही दोस्तों भाग होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। आगे आते हैं हम लोग क्रोड। क्रोड मतलब कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक जो सबसे भाग है, आंतरिक जो भाग है दोस्तों, इसमें जितनी भी चीज़ें तो पिघली हुई अवस्था में रहती है यहाँ, क्योंकि यहाँ तापमान दोस्तों बहुत अधिक होता है। ये पृथ्वी की आंतरिक परत होती है। मोटाई गुटेनबर्ग मतलब कि इसकी जो मोटाई है दोस्तों, गुटेनबर्ग आशांत से लेकर के 6378 किलोमीटर तक है दोस्तों इसका। निकेल और लोहे, निकेल और लोहे के दोस्तों ये क्या होता है, इसमें अधिकता होती है, याद रखिएगा। इसमें नीफे, इसीलिए इसको नीफे कहते हैं। घनत्व के बारे में बोलेगा 13 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। इसको आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है और बाह्य क्रोड तरल अवस्था में होता है, ये याद रखिएगा। जो आंतरिक क्रोड होता है क्या होता है, ठोस अवस्था में, जो अंदर का भाग है। जो बाह्य क्रोड होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो आपका तरल अवस्था में होता है। पृथ्वी का कुल आयतन का दोस्तों क्या हुआ है, 16% हो गया 100%, 1% 83% और 16%। तो इस तरह से इसको भी याद रखिएगा, सियाल सीमा नीफे को, जिस तरह से आप अन्य चीज़ों को याद रख रहे हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं, आगे आते हैं। आगे हमारा क्या है, तो आगे हमारा है दोस्तों भूकंप। और कोई टॉपिक है नहीं, भूकंप ही है। क्या है, भूकंप। अब ये भूकंप क्या है, तो भूकंप को पहले समझिए। देख रहे होंगे पृथ्वी क्या है हमारी जो है दोस्तों, वो परतों में बटी हुई है, प्लेटों में बटी हुई है। पृथ्वी क्या है, प्लेटों में बटे हुए। वही प्लेट क्या होते हैं दोस्तों, वो घूर्णन करते हैं। घूर्णन करते करते क्या होते हैं, कभी कभी आपस में टक्कर मार देते हैं, मतलब क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। टकराने से दोस्तों जो क्या होता है, कंपन जो उत्पन्न होता है, वही कंपन को कहते हैं दोस्तों भूकंप। ऐसे भी देखते होंगे आपकी सड़क पर गाड़ी चलता है तो कभी कभी दोस्तों क्या होता है, आपस में गाड़ी टकरा कर दोस्तों एक्सीडेंट, दुर्घटना घट जाती है दोस्तों। उसी तरह से क्या होते हैं, जो पृथ्वी की प्लेटें हैं वो भी क्या करें दोस्तों, ये अपना मतलब कि एक नियमित अंतराल में तो क्या चक्कर लगा रही हैं, तो वही कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बाई मिस्टेक आपस में टक्कर मार देते हैं दोस्तों। वही क्या कहलाता है, टक्कर का दोस्तों आपका जो कंपन होता है वो भूकंप कहलाता है। तो भूकंप का क्या होता है, पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी का कंपन। उद्गम केंद्र दोस्तों, जिसको हम लोग अवकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र क्या होता है, उद्गम केंद्र मतलब जहाँ पर भूकंप दोस्तों केंद्रित हो रहा है, मतलब जहाँ से उत्पन्न हुआ उसी को बोलेंगे केंद्र या अवकेंद्र बोलेंगे। और जहाँ पर सबसे पहले महसूस हुआ भूकंप, वो कहलाता है अधिकेंद्र। जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुँचता है वो क्या कहलाता है, अधिकेंद्र। सूचक, वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा वृद्धि हो जाती है। ये जो रेडॉन गैस देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका एक अक्रिय गैस है जो आपके वायुमंडल में नहीं होता है, लेकिन भूकंप ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है दोस्तों, तो उस स्थिति में क्या होता है, ये वायुमंडल में से विद्यमान हो जाता है। ये आप प्रश्न याद रखिएगा। तो अभी कोई प्रश्न पूछता है कि कौन सा अक्रिय गैस आपका वायुमंडल में नहीं होता, तो रेडॉन दोस्तों नहीं होता है, लेकिन भूकंप की स्थिति में ज्वालामुखी विस्फोट के समय आपका ये विद्यमान हो जाता है वायुमंडल में। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये भूकंप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों भूकंप के आने के कारण। तो भूकंप आने के कारण दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक कारण होता है, एक मानवीय कारण होता है। प्राकृतिक मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से आते हैं, मानवीय मतलब कि जो हम लोग के कारण आते हैं, तो वो समझिए। तो प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो देखते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बहुत तीव्र गति से दोस्तों क्या होता है, विस्फोट होता है। तो जो आसपास का एरिया होता है दोस्तों, वहाँ पर एक कंपन होता है, मतलब भूकंप की स्थिति आ जाती है। भ्रंशन, अवलन हो गया, विवर्तनिक अस्थिरता आदि, ये सब क्या है दोस्तों आपके प्राकृतिक कारण है। वहीं बात करते हैं मानवीय कारण, मतलब कि हम लोग के कारण कैसे भूकंप आता है। तो परमाणु परीक्षण क्या करते हैं, अलग अलग देश करते हैं, तो जो बहुत यहाँ पर क्या होता है, तो ये खतरनाक होता है। ये इसके कारण भूकंप की स्थिति जो आ जाती है। अस्थिर प्रदेशों में बांध, विशाल जलाशय एवं सड़कों का निर्माण आदि पर दोस्तों देखते हैं बहुत बड़े बड़े बांध का निर्माण होता है दोस्तों। बड़े बड़े बांध का जो विशाल निर्माण होता है वो कभी कभी टूट जाता है, तो इस स्थिति में आपका भूकंप आ जाता है। सड़कों का निर्माण करें तो क्या करते हैं, बड़े बड़े पहाड़ को उड़ा देते हैं डायनामाइट से दोस्तों, तो उस स्थिति में भूकंप के कारण भी ये सब हो सकते हैं। तो ये मानवीय कारण है दोस्तों। अब बात करते हैं जो भूकंप होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, उसमें कुछ तरंगे उत्पन्न होती है। वो तरंगे दोस्तों क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, जिसको भूकंपीय तरंग कहते हैं। तो भूकंपीय तरंग दोस्तों 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं भूगर्भिक तरंग, जिसको हम लोग प्राथमिक तरंग या पी तरंग बोलते हैं, और एस तरंग बोलते हैं। प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, एक होता है दोस्तों आपका धरातलीय तरंग जिसको बोलेंगे, या इसको एल तरंग के नाम से हम लोग जानते हैं। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग बोलिएगा, पी एस एल बोलिएगा, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तो ये पी तरंग और एल तरंग, एस तरंग याद रखिएगा क्या, भूगर्भिक, तो जो भूमि के मतलब पृथ्वी के अंदर दोस्तों उत्पन्न हो रहा है, उसे वहीं पर रह जा रहा है। धरातलीय तरंग दोस्तों क्या होता है, ये आपके धरातल पर, मतलब जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ऊपर वाला भाग, ऊपर पट्टी वाला भाग दोस्तों, ये वहाँ तक ये पहुँचता है। कौन, एल तरंग। अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि ये पी तरंग क्या है, एल तरंग क्या है, एस तरंग क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, तो एस पी तरंग के बारे में, जिसको प्राथमिक तरंग बोलते हैं दोस्तों। तो धरातल पर सबसे पहले पहुँचता है, ये जो आप देख रहे हैं ये प्राथमिक तरंग, ये क्या होता है दोस्तों, ये धरातल पर सबसे पहले यही पहुँचता है। ये ठोस, द्रव, गैस
में गुजरती है, मतलब ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलता है। ठोस पदार्थ में इसकी जो गति होती है सबसे अधिक होती है। ये अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या होता है दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग। दो प्रकार के पढ़े होंगे आप, वो क्या होता है? एक अनुप्रस्थ होता है, एक अनुदैर्घ्य होता है। अनुप्रस्थ दोस्तों क्या होता है? जो मतलब कि लंबवत तरीके से क्या कर रहा है? गमन कर रहा है। जैसे प्रकाश की तरंग, प्रकाश तरंग है वो दोस्तों क्या करता है? लंबवत चलता है, लंबवत गमन करता है, तो वो कहलाता है आपका अनुप्रस्थ। जो दोस्तों क्या हो रहा है? समांतर चल रहा है। जो क्या चल रहा है? समांतर चल रहा है, धरातल के समांतर चल रहा है, क्या कहलाता है? अनुदैर्घ्य कहलाता है। तो ये आपका प्राथमिक तरंग क्या? अनुदैर्घ्य तरंग है। कंपन की दिशा तरंग की गति के समानांतर होती है। शैलों में संकुचन व फैलाव तथा घनत्व में भिन्नता उत्पन्न दोस्तों होती है। ये हमारी पृथ्वी पर दोस्तों ज़्यादा ये घातक नहीं होता है, क्योंकि ये पृथ्वी पर पहुंचता है सबसे पहले, लेकिन दोस्तों ये घातक नहीं होता। प्राथमिक तरंग है क्योंकि सबसे पहले ये उत्पन्न होता है। सर्वाधिक गति वाली भूकंप तरंग 8 से 14 किलोमीटर दोस्तों होती है। तीव्र गति में क्या होती है? चलती है। कभी भी देखिएगा कोई भी चीज़ आपको तीव्र गति से आपकी ओर आ रहा है बहुत लंबे दूर से दोस्तों, तो आपके पास आते आते पहुँचते पहुँचते क्या होता है दोस्तों? उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जो धीरे धीरे आपके पास पहुँचता है दोस्तों, वो क्या होता है? आपके लिए घातक हो सकता है। तो जो प्राथमिक तरंग है वो हम माना जाता है कि उससे ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। जो द्वितीयक है भूकंप का, द्वितीयक तरंग, उसके बारे में बात करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग क्या? तो ये धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुँचती है। पहले तो देख लिया हम लोग, पी तरंग पहुँचा, उसके बाद आपका इस तरंग पहुँचता है। ये केवल दोस्तों ठोस में चलती है, वो तीनों में चल रहा था पी तरंग। ये अनुप्रस्थ चलती है, मतलब लंबवत चलती है। कंपन की दिशा तरंग की गति के लंबवत होती है। जैसे बताएं कि आपको हम अनुदैर्घ्य लंबवत हमेशा इस तरह से याद रखिएगा। पदार्थों में उभार व गर्त का निर्माण करती है। उसके बाद गति पी तरंगों की अपेक्षा कम होती है, मतलब वो देख रहे थे उसी गति इसी गति में दोस्तों आपको देखने के लिए बहुत बड़ा फर्क दिखेगा दोस्तों। इसीलिए इसका क्या नाम है? द्वितीयक तरंग है। इसको हम लोग सेकेंडरी वेव भी दोस्तों बोलते हैं। आते हम लोग आगे। अब ये भी हमारे पृथ्वी के लिए उतना खतरनाक नहीं होता है। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है दोस्तों, जो बहुत धीरे धीरे कछुआ की तरह चलता है, लेकिन होता है बहुत खतरनाक, क्या होता है? धरातलीय तरंग दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती है कौन आपका? तो ये एस तरंग, जिसको धरातलीय तरंग कहती है। पूरे धरातल पर दोस्तों भ्रमण करती है। लंबी अवधि वाली तरंग है दोस्तों, सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, क्योंकि दोस्तों इसकी स्पीड बहुत धीरे होती है। अब बता दिए कोई भी धीरे चीज़ कोई चल रही है तो दोस्तों ज़्यादा घातक सिद्ध आपके लिए हो सकती है। इसके कारण शैल विस्थापित हो जाते हैं, इमारतें गिर जाती है। सबसे कम वेग होता है दोस्तों, सबसे कम वेग वाली भूकंपीय तरंग है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। याद रखिएगा PSL में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है मानवीय जीवन के लिए दोस्तों? तो ये आपका है एल तरंग। याद रखिए कौन तरंग? एल तरंग, क्योंकि ये दोस्तों इसीलिए इसको धरातलीय तरंग कहते हैं। इसकी स्पीड बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे करते करते दूसरे धरातल पर पहुँचता है। और दोस्तों जो विध्वंसकारी देखते हैं, जो खेल खेलता है दोस्तों, ये आपका एस तरंग खेलता है। इसको भी याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको PSL में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तो चलते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी देखते हैं कहीं कहीं क्या होता है, जहाँ धरातल दोस्तों धरातल का जो भाग होता है वो क्या होता है? कमज़ोर होता है। तो वहाँ से क्या होता है? जो मैग्मा होता है दोस्तों, विस्फोट के साथ क्या होता है? बाहर निकलता है, पृथ्वी के बाहर निकलता है दोस्तों। इसे क्या कहेंगे हम लोग? ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। अब ज्वालामुखी के नाम से जानने से पहले समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका, हम थोड़ा बना देते हैं, एक मिनट भाई। ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर जो भी मतलब पदार्थ हो रहा है दोस्तों, ये क्या होता है? ये तरल अवस्था में रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। यही जब तरल पदार्थ होता है दोस्तों मैग्मा, बाहर विस्फोट के माध्यम से निकलता है दोस्तों, बाहर आकर के आपका निकलता है, विस्फोट होता है, तो क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लावा बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं गुल समूह, इसको बोलते हैं तो क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है क्रेटर का संबंध किससे? तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है ऊपरी भाग, तो वो कहलाता है क्रेटर दोस्तों। अब कभी कभी पूछता है कि ज्वालामुखी विस्फोट से दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प का नाम सुने होंगे, जलवाष्प सबसे ज़्यादा निकलता है दोस्तों। और भी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस निकलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? आपका जलवाष्प दोस्तों निकलता है। ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप दोस्तों जो काली मिट्टी देख रहे हैं आप दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट से ही बनता है। जो अग्नि चट्टान का निर्माण होता है दोस्तों, ये आपका ज्वालामुखी से ही होता है। चट्टान में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा क्या है क्या नहीं है। तो अब बहुत सारे ज्वालामुखी का नाम कुछ याद रखना जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। जैसे अब ज्वालामुखी में तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक होते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, एक होते हैं शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों जिसमें क्या होता है? हमेशा विस्फोट हो रहा है, हमेशा विस्फोट हो रहा है। और उससे कम मतलब सुसुप्त मतलब होता है दोस्तों इसमें लंबे समय के बाद, मतलब एक समय विस्फोट हुआ, उसके लंबे समय के बाद दोस्तों क्या है आपका? विस्फोट नहीं, मतलब विस्फोट तो हो रहा है लेकिन लंबे समय के अंतराल पर हो रहा है। एक ऐसा ज्वालामुखी दोस्तों इसमें बहुत लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ, वो कहलाता है शांत ज्वालामुखी। याद रखिएगा। अब ज्वालामुखी का नाम याद रखना है और उसका देश का नाम याद रखना है। जैसे विसुवियस, विसुवियस कहाँ है आपका? तो
तो इटली में दोस्तों। फ्यूजियामा क्या है तो जापान में है। कोटापैक्सी दोस्तों ये आपका इक्वाडोर में है। माउंट एटना दोस्तों आपका सिसिली नेपल्स का नाम सुनेंगे, इटली का दोस्तों प्रांत था, तो ये सिसिली मतलब कि इटली में ही है। मोना लोआ दोस्तों आपका हवाई द्वीप यूएसए मतलब अमेरिका। किलाउ ज्वालामुखी दोस्तों आपका हवाई द्वीप यूएसए में ही है। मेरापी दोस्तों आपका इंडोनेशिया में है। आगे है आपका कि क्राकाटोआ इंडोनेशिया में दोस्तों। एस्ट्रोम्बोली जिसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, याद रखिएगा इसको। एक प्रश्न पूछता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो एस्ट्रोम्बोली कहते हैं। ये दोस्तों इटली में है। माउंट पोपा दोस्तों आपका म्यांमार में है। किलिमंजारो दोस्तों आपका तंजानिया में है। जो अफ्रीका देख रहे हैं महादेश, वहाँ पर दोस्तों किलिमंजारो, तंजानिया देश है, वहीं पर आपका किलिमंजारो पर्वत भी है। वहीं पर दोस्तों ज्वालामुखी भी है। ज्वालामुखी पर्वत भी बना हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ पर्वत। देमबंद दोस्तों आपका ईरान में है। कोह सुल्तान आपका पाकिस्तान में है। चिम्बाराजो दोस्तों आपका इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में आपका एक कोटापैक्सी भी, उसको भी ध्यान दीजिएगा। सबनकामा दोस्तों पेरू में है। माउंट एराबस दोस्तों अंटार्कटिका में है। किनाबालू दोस्तों मलेशिया में है। अलबुर्ज दोस्तों ईरान में है। पेरिकुटिन दोस्तों मैक्सिको में है। माउंट पिनाटुबो दोस्तों फिलीपींस। माउंट सस्ता दोस्तों यूएसए में है। पोपोकैटिपिटल दोस्तों आपका मैक्सिको में है। कोलिमा दोस्तों भी आपका मैक्सिको में है। उसके बाद आपका है कि माउंट रेनियर दोस्तों यूएसए में है। और माउंट ताल दोस्तों आपका फिलीपींस में है। वहीं हम लोग भारत की बात करें तो भारत में बता दिए थे कि अंडमान निकोबार में दोस्तों दो ज्वालामुखी में देखने के लिए मिलता है, एक सक्रिय और एक शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बता दिए थे बैरन था, और शांत ज्वालामुखी का नाम नारकोंडम था। याद रखिए, हमारे भारत का भी कभी कभी पूछता है। आगे है देखिए कुछ और ज्वालामुखी है। माउंट सिनाबुंग दोस्तों इंडोनेशिया में है, हमेशा विस्फोट होता रहता है। माउंट सेंट हेलेंस दोस्तों यूएसए में है। और एक कांकागुआ दोस्तों आपका ये अर्जेंटीना में। कहाँ पर है कांकागुआ ज्वालामुखी आपका? अर्जेंटीना में। तो इस तरह से इसको भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक बार रिवीजन कीजिएगा दिमाग को शांत करके। हम बता रहे हैं कि जो चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है, अपने दिमाग को स्थिर कीजिए। स्थिर करने के बाद उसको दोस्तों पूरा फोकस कीजिए। अब बस खाली रीड कर लीजिए, ये नहीं कि रट्टा मत मारिए, बस रीड कर लीजिए एकदम कि हाँ, उसको बस देखते रहिए, देख करके आराम से रीड कीजिए। वो आपके दिमाग से बढ़ जाता है कि कभी भी आप उसको ऑप्शन देखते हैं ना, तो ऑप्शन से आप छाट लेते हैं। यही तो सबसे कंपटीशन एग्जाम का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आपको क्या होता है, ऑप्शन देता है। और ऑप्शन से बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, वहाँ पर अपना मतलब कि आंसर पता कर लेते हैं कि यहाँ क्या है। लेकिन उसके लिए दोस्तों क्या है, आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अच्छे से कहने का मतलब कि दिमाग को शांत करके पढ़ना पड़ता है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे चट्टान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? चट्टान के बारे में। तो आइए चट्टान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब चट्टान क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एक मिनट दोस्तों। तो चट्टान देखते होंगे कि पृथ्वी पर कुछ क्या होता है, कठोर पदार्थ होते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर कुछ कठोर, अब ये मत समझिएगा कि सब कठोर पदार्थ को हम चट्टान ही कहेंगे। पृथ्वी का जो धरातल का भाग है, भूपटल का भाग है दोस्तों, उस पर क्या होंगे, कुछ कठोर पदार्थ विद्यमान होते हैं। उसे आप चट्टान के रूप में समझ सकते हैं। अब चट्टान जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अग्नि चट्टान, एक होते हैं अवसादी चट्टान, एक होते हैं रूपांतरित चट्टान। तो अग्नि चट्टान कैसे बनता है, अवसादी कैसे बनता है और रूपांतरित कैसे बनता है, इसको आपको समझना है। तो जैसा कि बताएं कि अभी ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो मैग्मा होता है, जब विस्फोट नहीं हुआ दोस्तों तो अंदर है ज्वालामुखी के अंदर, वो कहलाता है मैग्मा। जब वही बाहर आता है मैग्मा, तो कहलाता है लावा। तो दोस्तों जब लावा जब बाहर आता है तो पृथ्वी पर क्या होता है, चारों तरफ उससे फैल जाता है और वो ठंडा होने के कारण दोस्तों कठोर हो जाता है। और उस कठोरता के कारण क्या होता है दोस्तों, आपका ये अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। और ये परत रहित होता है, इसमें किसी प्रकार का परत नहीं होता। परत कहने का मतलब देखते हैं इस तरह का लेयर बनाता है, इस तरह का एक दूसरे का लेयर बनाता है। ये परत रहित होता है, ये जीवाश्म रहित होता है। जीवाश्म रहित क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों देखते हैं कि सब कुछ इसमें जल जाता है। सब कुछ क्या होता है इसमें से तो जल जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कोई चीज़ इसमें जीवित नहीं रहता है, तो जीवाश्म रहित होता है। वो कठोर चट्टानें होती है ये। इसमें आपको लोहा मतलब कौन से खनिज मिलेंगे वो देखिए, लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता आदि दोस्तों मिलते हैं ये। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, तो अवसादी के बारे में। अवसादी चट्टान, तो अवसादी से ही समझ में आपको आना चाहिए अवसाद। अवसाद मतलब क्या कि जो भी मतलब कि पेड़ पौधे हो गए, समुद्र में देखते होंगे कि समुद्री जो पेड़ पौधे हो गए, मछलियाँ हो गई, तो मरने के कारण दोस्तों क्या कहते हैं, धीरे धीरे समुद्र में हो गया या धरातल पे हो गया दोस्तों, क्या होता है वो दोस्तों लेयर बनाती है। लेयर मतलब किस तरह का परत बनाती है, लेयर दर लेयर। मान लीजिए इस तरह का पहला लेयर बन गया, कुछ मछलियाँ पेड़ पौधे मरे, उसके बाद कुछ समय बाद कुछ और मरे, तो दोस्तों क्या होता है इस पर दोस्तों आपके एक तरह से बन जाता है, लेयर बन जाता है, मतलब परत बन जाता है। इसीलिए उसको हम लोग परतदार ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको लोग? परतदार चट्टान ही बोलते हैं। और इसको हम लोग अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दोस्तों अवसादों के दोस्तों क्या होता है, निर्माण होता है। तो अग्नि चट्टान के अवक्षय व अपरदन से दोस्तों इसका निर्माण होता है। परतदार एवं जीवाश्म युक्त होता है। अब जाहिर सी बात है कि दोस्तों ये जीवों से निर्मित हो रहा है, तो ये जीवाश्म युक्त, पेड़ पौधे हो गए, ये सब हो गए इससे। फास्फोट, कोयला, सीमेंट और जिप्सम दोस्तों आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। मतलब इसी में हमको ये खनिज पदार्थ देखने के लिए मिलेंगे।
कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि पेट्रोलियम किस चट्टान से मिलते हैं, कोयला किस चट्टान से मिलता है, प्राकृतिक गैस किस चट्टान से मिलता है। तो ये सभी दोस्तों आपको मिलते हैं अवसादी चट्टान से। सब क्या है, अवसादी चट्टान से दोस्तों इनका निर्माण होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यह पूछ देगा कोयला किस प्रकार चट्टान है, तो यह अवसादी चट्टान है। अब रूपांतरित या कायांतित चट्टान के बारे में बात करते हैं। तो ये रूपांतरित कायांतित चट्टान दोस्तों कुछ और नहीं है, जो अग्नि चट्टान और जो अवसादी चट्टान देख रहे हैं, ये क्या होता है दोस्तों, तापमान और ऊष्मा मिलने के कारण दोस्तों, मतलब कि ताप दाब और रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती है उसके फलस्वरूप क्या होते हैं, ये दोस्तों रूपांतरित हो जाते हैं। कौन, आपका अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टान। तो अग्नि और अवसादी के दोस्तों चट्टानों से निर्मित होता है, क्योंकि बता दिए कि ताप दाब और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप से इनका निर्माण होता है। ये कठोर एवं दृढ़ चट्टान होते हैं। कठोर एवं क्या होते हैं, दृढ़ चट्टान। आप कुछ हम आपको बताएंगे अग्नि चट्टान के बारे में और कैसे कैसे रूपांतरित हो रहे हैं वो देखिए आप। तो बेसाल्ट के बारे में सुने होंगे। बेसाल्ट दोस्तों आपका उच्च तापमान दाब मिलता है दोस्तों तो शिस्ट में बदल जाता है। वहीं बेसाल्ट और भी होगा आपका एम्फीबोलाइट में दोस्तों बदल जाता है। ग्रेनाइट दोस्तों आपका नीच में बदल जाता है। याद कैसे रखना है, देखिए यहाँ पर बेसाल्ट, यहाँ टॉहल, कुछ मतलब कीवर्ड पकड़िएगा, ये नहीं तो सबकी इलेक्ट्रिक याद रखिए, लेकिन ऐसा याद रखिए कि आप जब भी देखें तो आपके दिमाग में आ जाए दोस्तों। तो बेसाल्ट यहाँ टॉ देख रहे हैं, यहाँ भी क्या है, टॉ है, तो बेसाल्ट यहाँ पर शिस्ट बन जा रहा है रूपांतरित होकर के। यहाँ बेसाल्ट है, यहाँ भी टॉ है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ सबसे ज़्यादा टॉ ही है, तो लेकिन याद रखिएगा कैसे याद रखना है। जब ऑप्शन में देखिएगा बेसाल्ट से कि आप कौन सा कायांतित चट्टान बन रहा है, तो शिस्ट और का आपका एम्फीबोलाइट बन रहा है। ग्रेनाइट दोस्तों आपका ग्रेनाइट से नीस बन रहा है, ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट से क्या बन रहा है, नीस बन रहा है। वहीं दोस्तों हम लोग बात करते हैं अवसादी चट्टान, कौन कौन सा चट्टान से दोस्तों क्या क्या बन रहा है। तो बलुआ पत्थर देख रहे हैं, सेल एवं क्ले देख रहे हैं, चूना पत्थर देख रहे हैं, ये सब क्या है, लिग्नाइट कोयला हो गया आपका, चाक एवं डोलोमाइट हो गया, कांग्लोमेरेट हो गया, बिटुमिनस कोयला हो गया। ये सबसे क्या बन रहा है दोस्तों रूपांतरित होकर के, तो बलुआ पत्थर से आपका बन जा रहा है क्वार्टजाइट, सेल से बन जा रहा है दोस्तों स्लेट बन जा रहा है, चूना पत्थर से आपका संगमरमर बन जा रहा है दोस्तों। चूना पत्थर को हम लोग क्या करते हैं, अधिक तापमान दाब देते हैं तो वो दोस्तों क्या होता है रूपांतरित होकर के आपका बन जाता है संगमरमर। लिग्नाइट से दोस्तों क्या बनता है आपका एंथ्रासाइट कोयला बनता है। चाक एवं डोलोमाइट से दोस्तों आपका संगमरमर बनता है। कांग्लोमेरेट दोस्तों इससे यहाँ पर क्वार्टजाइट बनता है। और बिटुमिनस कोयला से दोस्तों क्या बनता है, ग्रेफाइट और हीरा बनता है दोस्तों। आप देखते हैं कि हीरा, कोयला या खान में हीरा मिल जाता था, कोयला खान में हीरा मिलने का कारण यही होता है दोस्तों, वो रूपांतरित हो जाता है लंबे समय तक दोस्तों, उसको अत्यधिक ताप दाब मिलता है ना, तो वही कोयला क्या होता है धीरे धीरे दोस्तों हीरा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं कायांतित चट्टानों का रूपांतरण। जो कायांतित चट्टानें खुद क्या होते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे स्लेट हो गया आपका, स्लेट बन जा रहा था आपसे, सेल से बन जा रहा था, ये फाइलाइट बन जाता है। जब इसी को हम लोग और तापमान देंगे तो ये दोस्तों फाइलाइट बन जाएगा। और जो फाइलाइट को जब अधिक तापमान दीजिएगा तो बन जाता है सिस्ट में दोस्तों। अब हम थोड़ा देखते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, तो वायुमंडल के परतों के बारे में थोड़ा जान लीजिए, कि थोड़ा सा बता देते हैं कि वायुमंडल में कितने परत हैं। तो वायुमंडल दोस्तों हमारा है 5 परत है। वायुमंडल क्या होता है, तो वायुमंडल दोस्तों क्या है, हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों वो एक गैसों के आवरण से घिरी होती है दोस्तों, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में आपको विभिन्न तरह के गैस देखने के लिए मिलेंगे। तो जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, जो क्या है वायुमंडल, मान लीजिए कि वायुमंडल छोड़ी इस तरह से न बनाकर कैसे बनाता है, ये क्या है 5 परतों पर दोस्तों घिरी हुई है, 1 2 3 4, एक नीचे बनाते हैं 5। तो ये क्या है दोस्तों आपका 5 लेयर है वायुमंडल का, जिसको मतलब सबसे नीचे जो क्षोमंडल बोलते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये हो गया आपका आयन मंडल, ये हो गया बाह्य मंडल। याद रखिएगा क्षोमंडल जितनी मौसमी क्रियाएं होती है, जिसमें भी मौसमी बादल का बारिश हो रहा, ये सब जितने भी चीज़ हो रहा है दोस्तों, कहाँ हो रहा है दोस्तों आपका क्षोमंडल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है क्षोमंडल। समताप मंडल दोस्तों क्या है, जहाँ पर तापमान दोस्तों एक समान रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है समताप है, जहाँ पर तापमान दोस्तों इसमें समान रहता है। और यहीं पर दोस्तों आपका जो ओजोन परत होता है वो समताप मंडल में ही पाया जाता है दोस्तों, जो क्या करता है पृथ्वी से आने वाले जो परावैंगनिक किरण दोस्तों उसको रोकने का काम करता है। मतलब उसको क्या करता है, इसे टकरा करके पृथ्वी से जो परावैंगनिक किरण आती है वापस फिर अंतरिक्ष में दोस्तों चली जाती है। तो ये क्या करता है, पृथ्वी को सुरक्षा के रूप में दोस्तों काम करता है। कौन, तो ओजोन लेयर याद रखिएगा, जो आपका परावैंगनिक किरण आता है उससे हमें सुरक्षित करता है। वो पृथ्वी तक पहुँच जाएगा दोस्तों तो बहुत ही खतरनाक तरीके की बीमारी हो सकती है, जैसे त्वचा कैंसर हो गया, मोतियाबिंद जैसी बीमारी दोस्तों हमारे मनुष्यों को दोस्तों हो सकती है। लेकिन मनुष्य के कारण दोस्तों क्या हो रहा है, ओजोन लेयर को दोस्तों नुकसान पहुंच रहा है। जिस पर देख रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सब चीज़ का इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है दोस्तों, इसको क्षति हो रही है। किसको दोस्तों, आपका तो ओजोन को दोस्तों याद रखिएगा। ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो आपका समताप मंडल में पाया जाता है। उसके बाद मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया दोस्तों। आयन मंडल जहाँ पर आपको जितने भी संचार उपग्रह हो गए हैं, ये सब चीज़ें जो भी हो गए वो दोस्तों आपको क्या दिखते हैं, ये आयन मंडल मिलते हैं। और जो दोस्तों आपका उपग्रह होता है, देखते हैं कि बहुत सारे देश क्या होते हैं अपने उपग्रह का दोस्तों विस्थापित करते हैं अंतरिक्ष में, वो कहाँ करते हैं, तो बाह्य मंडल में करते हैं। कहाँ करते हैं, बाह्य मंडल। इस तरह से क्या है ये दोस्तों वायुमंडल का पढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा।
अब आते हैं हम लोग थोड़ा देख लेते हैं वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है, उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा गैस किसकी मात्रा है, तो नाइट्रोजन की मात्रा है 78.08%। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, आपका नाइट्रोजन। वहीं ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो 20.95, कहीं कहीं 20.99 दिया रहेगा, लगभग 21% याद रखिएगा। आर्गन जो क्या है, अक्रिय गैस है दोस्तों, ये 0.93% है, 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों क्या है आपका 0.03%, कितना है 0.03% याद रखिएगा। ये जो प्रतिशत इसको याद रखिएगा, ये चारों का। कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड पे ज़्यादा है, दे देगा आपको हाइड्रोजन, दे देगा आपको हाइड्रोजन तो नहीं देगा, आपको हीलियम दे देगा, फिर दे देगा आर्गन दे देगा, नियोन दे देगा। तो आर्गन अक्रिय गैस है, लेकिन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है दोस्तों, याद रखिएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद अन्य जो गैस है दोस्तों वो आपका इसी मात्रा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो 99% है दोस्तों कौन कवर किए हुए हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोस्तों। ये आपका देखिए 0.03% है, लेकिन फिर भी दोस्तों क्या कर रहा है, पृथ्वी को हिलाए हुए है। ये मात्रा याद रखिएगा। आगे आते हैं, आगे फिर देख लीजिए नियोन की मात्रा देख लीजिए कितना है। ये सब गैस का याद नहीं रखना, बस देख लीजिए, उच्चारा स्टार्टिंग का है उसी को याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो विश्व के महादेश के बारे में। विश्व में आपके 7 महादेश हैं। विश्व में आपके 7 महाद्वीप है दोस्तों, सातों का याद रखिएगा। घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन, इस तरह से। तो एशिया सबसे बड़ा है दोस्तों, उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महादेश एशिया। लेकिन वहीं बात कर देगा कि सबसे ज़्यादा इस महादेश में देश है, देश की संख्या सबसे बड़ा देश कौन महादेश हो जाएगा, तो अफ्रीका। अफ्रीका में दोस्तों क्या है, एशिया से भी ज़्यादा दोस्तों आपको देशों की संख्या देखने के लिए मिलती है, तो उसको भी याद रखिएगा। किसको, तो अफ्रीका में देशों के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, किसके हिसाब से बोल रहे हैं, देशों की संख्या के हिसाब से दोस्तों। तो अफ्रीका में याद देखने के लिए मिलेगा, इस तरह से इसको याद रखिएगा, इसका घटता क्रम। अब लोग हम बात करते हैं कि कुछ जो देश है उसके बीच में सीमा रेखा है, ऐसे आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी नजर देख लीजिए। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच में है, इसका निर्माण 1914 में हुआ था, कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। रेड क्लिफ 1945 से बना था, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। डुरंड रेखा जो 1896 में बना था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन वर्तमान में ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है और भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में है। मैगी नॉट दोस्तों ये आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में दोस्तों, मैगी नॉट फ्रांस और जर्मनी। हिडेनबर्ग दोस्तों आपका जर्मनी और बेल्जियम के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा दोस्तों आपका उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में है। और 49वीं समानांतर रेखा दोस्तों आपका क्या है, यूएसए और कनाडा के बीच में है। हमारे भारत पाकिस्तान के बीच में भी है। 24वीं समांतर रेखा कितना है, 24वीं समांतर रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, तो इसको भी दोस्तों एक नज़र देख लीजिएगा। आगे आते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणी के बारे में। कुछ पर्वत श्रेणी है, जैसे एंडीज पर्वत, आपको मैप में भी दिखाएंगे हम। एंडीज पर्वत ये दोस्तों आपका कहाँ है, तो दोस्तों ये एंडीज पर्वत पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है ना दोस्तों, वहाँ उसके सहारे दोस्तों देखने के लिए मिलेगा जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, कौन, एंडीज। ये दोस्तों पश्चिम दक्षिण अमेरिका में मिलेगा आपको। ये दोस्तों सबसे ऊंची चोटी से एकांकागुआ है, क्या है, एकांकागुआ। ऊंची चोटी भी याद रखेगा कि कौन कौन है, एकांकागुआ पूछ दिया कहाँ है, तो दोस्तों ये आपका दक्षिणी अमेरिका में। रॉकी दोस्तों उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वत क्या है, उत्तरी, जितने भी देख रहे हैं सब दोस्तों क्या है, वलित पर्वत है, सब क्या है, वलित पर्वत है। तो रॉकी दोस्तों ये भी पश्चिम उत्तर अमेरिका में, मतलब उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी वाला भाग है, पश्चिमोत्तर अमेरिका है, वहाँ पर देखने को मिलेगा। और माउंट एल्बर्ट दोस्तों क्या है, सबसे ऊंची चोटी है किसकी दोस्तों, तो आपका रॉकी की। ये रॉकी जो देख रहे हैं, हिमालय देख रहे हैं, सबसे एक पर्वत श्रृंखला है, इसमें बहुत सारे पर्वत है, बहुत सारे छोटे बड़े पर्वत देखने के लिए मिलेंगे। जैसे हिमालय है, तो हिमालय दोस्तों क्या पर्वत माला है। माला मतलब क्या, माला में क्या होता है, एक मोती होता है, बहुत सारी मोतियों से मिलकर बनता है। उसी तरह से जो ये श्रेणी हम बोल रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे पर्वत से मिलकर बना हुआ है। तो हिमालय दोस्तों एशिया महादेश में है, इसमें सबसे ऊंची चोटी क्या, माउंट एवरेस्ट है। आल्प्स पर्वत का नाम सुने होंगे, ये मध्य यूरोप में, मतलब यूरोप महादेश में है। और माउंट ब्लैक दोस्तों की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं बात करेंगे दक्षिणी आल्प्स के बारे में, तो ये न्यूजीलैंड में दोस्तों पड़ता है आपका। ये अवोराकी माउंट कुक दोस्तों यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी। देखिए एक होता है आल्प्स, एक दक्षिणी आल्प्स, दोनों क्या अलग अलग है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया महादेश में हो गया, न्यूजीलैंड कहाँ, ऑस्ट्रेलिया महादेश पड़ता है। और आल्प्स हो गया दोस्तों आपका यूरोप में, ये ध्यान दीजिएगा। एटलस पर्वत के बारे में बोलेगा तो दोस्तों उत्तर पश्चिम अफ्रीका, जो पश्चिमोत्तर अफ्रीका महादेश है दोस्तों, यहाँ पर आपको एटलस पर्वत देखने के लिए मिलेगा। मैप में दिखा देंगे, तो मैप में थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो ये कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। और माउंट टाउब काल जो है दोस्तों, इसका सबसे ऊंचा चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया महादेश में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महादेश का जो पूर्वी वाला भाग है, उत्तर पूर्व वाला भाग, वहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा।
और यहाँ का कोस यूनेस्को दोस्तों क्या है, सबसे ऊंची चोटी है किसका, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया महादेश में पड़ता है। वहीं पर ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत दोस्तों जो अंटार्कटिक महादेश में है, यहाँ पर माउंट विंसन मैसिव दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊंचा चोटी है। कास्केड दोस्तों जो आपका यूएसए कनाडा में पड़ता है, ये माउंट रेनियर सबसे छोटी है। काकेसस दोस्तों आपका रूस में है, ये आपका एल्ब्रूस सबसे ऊंचा चोटी है। यूराल पर्वत जो मध्य रूस में है, ये आपका गोरा नैरोडिया नायास दोस्तों क्या है, यहाँ पर सबसे ऊंचा चोटी है। फिर ड्रैकेंसबर्ग क्या है दोस्तों आपका, ये अफ्रीका महादेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अफ्रीका महादेश में पड़ता है। वहीं जाग्रोस पर्वत दोस्तों ईरान में, कहाँ जाग्रोस पर्वत आपका ईरान में, इसको याद रखिएगा, ये आपका पूछ चुका है बिहार पुलिस में। बिहार दुर्ग में पूछा था आपसे। माउंट टिटलिस दोस्तों ये आपका स्विट्जरलैंड में, क्या है, स्विट्जरलैंड में माउंट टिटलिस देखने के लिए आपको मिलेगा। अब आते हैं आगे हम लोग, आगे हमारा कुछ और है, ऐसे एक बार देखिएगा याद हो जाएगा, कि एक सब जगह कंटेंट को एक जगह मिल जाना मामूली बात नहीं है। आगे है आपका क्या, जूरा दोस्तों फ्रांस और एवं जो स्विट्जरलैंड की सीमा पर दोस्तों निर्धारित मतलब क्या करता है, ये अलग करने का काम करता है, मतलब बाउंड्री का काम कर रहा है। पिरेनीज दोस्तों आपका फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। कैंटाब्रियन दोस्तों आपका स्पेन में है। मैकेंजी दोस्तों माउंट मैकेंजी का नाम सुना कनाडा में है। किलिमंजारो आपका तंजानिया में हो गया। ब्लैक पर्वत दोस्तों आपका यूएसए में हो गया। और अलेघनी दोस्तों आपका यूएसए में हो गया। ब्लैक पर्वत याद रखिएगा, ब्लॉक माउंटेन दोस्तों आपका पड़ता है यूएसए में। आगे आते हैं कि जो पर्वत बता दिए हैं जो आपका वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ब्लॉक पर्वत हो गए, अपशिष्ट पर्वत हो गए वो। तो ब्लॉक पर्वत के बारे में देखिए कौन कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, सियरा नेवादा का नाम सुनिए, कैलिफोर्निया यूएसए में दोस्तों पड़ता है। ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों आपका जर्मनी में। ब्लैक पर्वत आपका यूएसए में, लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट बोल देगा तो कहाँ, जर्मनी में है। वॉसजेस दोस्तों फ्रांस में है। उसके बाद साल्ट रेंज आपका पाकिस्तान में है। और वसाज रेंज दोस्तों आपका यूएसए में पड़ता है। वहीं बात करते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत मतलब जो सबसे पुरानी पर्वत है दोस्तों वो। अवशिष्ट पर्वत के बारे में बात करें तो भारत में जो विश्व की अगर बात कर लें, भारत की बात कर लें, सबसे पुरानी पर्वतमाला है दोस्तों वो क्या, अरावली है, ये अवशिष्ट पर्वत। वहीं प्लेसियन बोलेगा दोस्तों तो ये उत्तरी अमेरिका में है। और पेनाइन बोलेगा दोस्तों कहाँ, यूरोप में है। तो ये कुछ क्या थे आपके पर्वत थे। अब पर्वत श्रेणी के बारे में देख लीजिए। जैसे सबसे लंबी पर्वत श्रेणी बोलेगा तो आपका एंडीज हो गया। एंडीज के बाद आपका रॉकी हो गया। अब फिर उसके बाद हिमालय हो गया, याद रखिएगा, एंडीज, रॉकी, उसके बाद हिमालय। एंडीज जो है दोस्तों लगभग 7,200 किलोमीटर, इससे भी ज़्यादा लगभग आपका 9,000 के आसपास है, लेकिन यहाँ तो कम दिया है। रॉकी आपका 4,800 है। अब जो हिमालय है 2,400 किलोमीटर दोस्तों क्या है, इसकी लंबाई है, क्या है, लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, लेकिन जो लंबाई की हिसाब से हम बात कर रहे हैं वो अलग है दोस्तों। फिर बात करते हैं पठार। कुछ क्या होते हैं पठार, पर्वत समझ गए, पठार समझ गए। पर्वत पठार में बस याद रखेगा, जो पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है उबड़ खाबड़ होता है, और पठार का सपाट होता है। वहीं है कि सान पठार दोस्तों म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है सान पठार, ये म्यांमार में है। कोतवार पठार दोस्तों ये पाकिस्तान में है। पिडमांट पठार यूएसए में है। पेंटागोनिया दोस्तों आपका दक्षिणी अमेरिका का जो है, दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों आपका जो अर्जेंटीना है दोस्तों वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कौन, पेंटागोनिया। ओजार्क पठार दोस्तों आपका यूएसए में है। कोलंबिया का पठार भी, ये भी क्या है, आपका यूएसए में। कोलंबिया का नाम सुनेंगे, क्या है आपका, यूएसए में। कोलंबिया, कैलिफोर्निया, ये सब। पामीर का पठार दोस्तों संसार के जो छत कहते हैं, जो आपका तिब्बत में पड़ता है, ये दक्षिण एशिया के दक्षिणी सीमा पर है, इसको तिब्बत पठार के नाम से जानते हैं। मेसेटा का पठार दोस्तों आपका स्पेन में है। चियापास पठार मैक्सिको में। अब्सिनिया का पठार दोस्तों इथोपिया। सोमालिया जो अफ्रीका महादेश का दोस्तों देश है। वहीं बात करते हैं अनातोलिया तुर्की में दोस्तों आपका। ग्रेट बेसिन पठार दोस्तों यूएसए में। कोलंबिया और एवं कैलिफोर्निया नदी के मध्य में दोस्तों आपका स्थित है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं विश्व के प्रमुख घाटी के बारे में। घाटी मतलब दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, घाटी बोलते हैं। तो स्वात घाटी दोस्तों आपका पाकिस्तान में। डेथ वैली का नाम सुना कैलिफोर्निया में। पंसीर घाटी दोस्तों ये अफगानिस्तान में है, जो काबुल के उत्तर में पड़ता है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में है। सिलिकन वैली दोस्तों ये जो कैलिफोर्निया में है। अगर वही सिलिकन वैली घाटी के बारे में बात करें, वहीं हम लोग भारत में आ जाएँ, सिलिकन वैली तो बेंगलुरु है, लेकिन वहाँ पर अमेरिका में दोस्तों आपका कैलिफोर्निया कहते हैं। राजाओं की घाटी दोस्तों मिस्र को कहा जाता है, मतलब कि मिस्र में स्थित है राजाओं की घाटी। मिस्र को कहा नहीं जाता है, मिस्र में स्थित है। अब आते हैं आगे हम लोग, अब थोड़ा सा जो घाटी है उसके बारे में देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे डेथ वैली, जिसको हम मृत घाटी बोलते हैं, ये क्या है, रिफ्ट वैली का दोस्तों उदाहरण है। क्या है, रिफ्ट वैली का उदाहरण है। कैलिफोर्निया में दोस्तों अवस्थित है, जो यूएसए में पड़ता है। यूएसए के मोजाबे रेगिस्तान के डेथ में दोस्तों डेथ वैली नेशनल पार्क भी है। और ये अन्य नाम दोस्तों शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है। और ये शुष्कतम घाटी है, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों जो नमी होती है बहुत कम आपको देखने के लिए मिलता है। किसमें, तो डेथ वैली घाटी में, जो आपका यूएसए में दोस्तों। ग्रेट आर्टिजन बेसिन दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के शुष्क
अर्ध शुष्क क्षेत्र, मतलब कि जहाँ पर बता दें नमी कम होता है ये, तो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोस्तों जो पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, उसके मध्यवर्ती उच्च भूमि का दोस्तों ये भाग है। वहीं बात करते हैं ग्रेट बेसिन दोस्तों, तो ये भी आपका यूएसए में पड़ता है। यूएसए के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में पड़ता है आपका। ये आपका रॉकी पर्वत देख रहे हैं, ये रॉकी पर्वत यूएसए में दोस्तों आपका, उसी के सियरा नेवादा के मध्य में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। अंधी घाटियाँ पाई जाती है जो कास्ट प्रदेश में दोस्तों देखने के लिए आपको मिलता है। वहीं बात करते हैं एशिया के प्रमुख मरुस्थल के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से हैं मरुस्थल एशिया के। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे तो थार के बारे में सुनेंगे जो हमारे भारत पाकिस्तान में पड़ता है। गोबी मरुस्थल आपका दोस्तों ये मंगोलिया में पड़ता है। टकलामकान दोस्तों आपका चीन में है। काराकोरम दोस्तों तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान में है, मतलब ये ईरान में पड़ता है। रब ए खाली अल मफूद हमद ये तो सऊदी अरब में है। दस्त लुट और दस्त कबीर दोस्तों आपका ईरान में है। नजेब दोस्तों आपका इजराइल में है। ये सब चीज़ को मैप में भी दिखाएंगे आपको। आगे देखिए कलाहारी आपका बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में पड़ता। चलिए मैप ही में दिखा देंगे आपको, तो यहाँ पर आपका भी समय बर्बाद नहीं होगा क्योंकि मैप में हम रखे हैं, तो मैप में बता देंगे आपको। मरुस्थल मेरे पास मैप में है, और आपका जो हाँ ये सब मरुस्थल जो हमारे पास मैप है। घास का मैदान का भी दोस्तों हमारे पास मैप है, शीतकटिबंध और आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो आइए हम अपना मैप में देखते हैं। हाँ चलिए यहाँ पर हमारे पास मैप है। तो घास का मैदान पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा घास का मैदान है आपका। तो मैप कम से कम आपको दिमाग में रहना चाहिए, इसका जो आपका बना हुआ मैप, वर्ल्ड मैप, कौन कौन सा महादेश है, कहाँ कहाँ एरिया में पड़ता है वो, तो वो याद रखिएगा। तो आपको याद करना आसानी पड़ जाएगा। जैसे आपका एशिया के बगल में आपका यूरोप है, फिर आपका ये आपका अफ्रीका है, यहाँ पर जो देख रहे हैं छोटा सा ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, बाकी नीचे आपका जो दक्षिण में है वो अंटार्कटिका देखी ना आप। तो जो आपका घास का मैदान दो तरीके का होता है दोस्तों। आपका एक शीत कटिबंध होता है। शीत कटिबंध कहने का मतलब कि जो कर्क रेखा मकर रेखा के क्या है ऊपर में, मतलब कि 23.5 डिग्री के बाद दोस्तों जो आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश के बाद जो आपका एरिया शुरू होता है वो कहलाता है शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में दोस्तों आएंगे वो कहलाएंगे उष्ण कटिबंध। लेकिन आपको यहाँ पर उतना डीप पूछेगा नहीं, बस ऊपर ऊपर पूछेगा कि बताइए ये पियरीज घास का मैदान कहाँ है। तो ये तो कैसे याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा और छोटा अगर होता है तो करते हैं। एक मिनट भाई, चलिए छोटा तो हो नहीं रहा है, तो कैसे याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका कैसे याद रखना है। देखिए पियरीज मतलब उत्तरी अमेरिका से पियरी पंपास, ये वेल्ट्स हो गया, ये डाउन्स हो गया। एक न्यूजीलैंड में तो कैंटलबरी है, घास का मैदान है कैंटलबरी, याद रखिएगा। तो पियरीज आपका उत्तरी अमेरिका में है, कहाँ पर, तो हमें उत्तरी अमेरिका का जो यूएसए वहाँ मिलेगा। ये आपको देख रहे हैं जो पंपास देख रहे हैं अर्जेंटीना में, ये कंपोज दोस्त देख रहे हैं ब्राज़ील में। देखिए सब देश का नाम नीचे हम लिखा हुआ है। ये दोस्तों सवाना घास का मैदान दोस्तों जो क्या है दक्षिण अफ्रीका में है। बेल्ट दोस्तों आपका ये दक्षिण अफ्रीका में है। ये आपका डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। पार्कलैंड दोस्तों कहाँ है आपका दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। और जो कैंटलबरी बताएं दोस्तों कहाँ है, तो कैंटलबरी आपका तो दोस्तों न्यूजीलैंड में। ये मैप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, समझ में आपको आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पुस्ताज, ये हंगरी में है। पुस्ताज घास का मैदान दोस्तों हंगरी में, यूरोप महादेश। मंचूरिया दोस्तों घास का मैदान आपका ये क्या है दोस्तों, तो मंचूरिया देश है आपका। मंचूरिया दोस्तों आपका चीन जो एशिया में है। स्टेपी घास का मैदान दोस्तों यूरेशिया में, कहाँ पर है, यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया को जोड़ने का जो काम कर रहा है उसी को यूरेशिया बोलते हैं, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों श्रीलंका में भी घास का एक मैदान है दोस्तों, जो हमारे भारत में जो लटका हुआ श्रीलंका है दोस्तों, वहाँ पर एक पटाना घास का मैदान है। तो इस तरह से इसको मैप में थोड़ा सा देखिए, याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको मैप को थोड़ा सा देखिएगा कि कौन कौन सा घास का मैदान कहाँ कहाँ है, तो आपको याद हो जाएगा। बाकी हम यहाँ पर लिख दिए हैं घास का मैदान, कौन कौन सा घास का मैदान कहाँ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। पियरीज हो गया, पंपास, बेल्ट, डाउन, स्टेपीज, पुस्ताज ये जो हंगरी में आपका, और कैंटलबरी न्यूजीलैंड बता दिए। लानोज जो वेनेजुएला में है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में ही पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में ही पड़ता है लानोज। कंपोज ब्राज़ील हो गया, सवाना आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया, अब पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, अब मंचूरिया दोस्तों आपका यूरोप एशिया महादेश में पड़ता है। तो ये घास के मैदान आपके हो गए। अब नीचे हम लोग आते हैं किसके बारे में, तो हम देखते हैं थोड़ा सा जो माउंटेन है, जैसे बताएं कि कौन कौन से पर्वत कहाँ कहाँ है, वो उसका देख लीजिए, स्थिति परिस्थिति देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे बताया था रॉकीज पर्वत के बारे में, तो रॉकीज पर्वत कहाँ है आपका, देखिए उत्तरी अमेरिका में है। ये आपका दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत देख रहे हैं, ये पश्चिमी भाग वाला एरिया। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर एटलस पर्वत जो आपका कहाँ है, अफ्रीका में है। अप्लेशियन पर्वत देख रहे हैं, ये अप्लेशियन एरिया कहाँ आपका है, तो पूर्वी जो आपका उत्तरी अमेरिका है दोस्तों, पूर्वी भाग वहाँ पर अप्लेशियन पर्वत दिख रहा है। आल्प्स पर्वत दोस्तों यूरोप बता दिए थे आपको। स्कैंडिनेवियन पर्वत भी दोस्तों आपका यूरोप में ही है।
यूराल पर्वत दोस्तों, जो यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप के बीच का बाउंड्री का काम करता है। अल्टाई पर्वत दोस्तों आपका ये जहाँ आपका यूरोप में एशिया में पड़ता है। हिमालय आपको पता ही है कि क्या है, एशिया महादेश में पड़ता है। इसका सबसे छोटी माउंट एवरेस्ट है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया का जो बता दिए पूरी भाग में है। ये जो छोटा छोटा देख रहे हैं दोस्तों ये क्या है, तो ये आपका उसका सबसे ऊंची चोटी जिसके बारे में बात किए थे, माउंट एल्बर्ट हो गया, माउंट मैकिनले हो गया, फिर आपका माउंट तुर्बाकाई हो गया आपका यहाँ पर, फिर उसके बाद हिमालय का माउंट एवरेस्ट हो गया। तो इस तरह जो भी बताया था दोस्तों यह मैप में देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको मैप को 5 मिनट देख लीजिएगा, आपके दिमाग में दोस्तों बैठ जाएगा। आगे हम लोग आते हैं, आगे हमारा है डेजर्ट के बारे में बता देते। डेजर्ट बता देते, मरुस्थल कौन कौन सा मरुस्थल कहाँ कहाँ है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर जो पीला पीला भाग देख रहे हो क्या मरुस्थल है। मरुभूमि बोले कौन सा महादेश में दोस्तों मरुस्थल है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों क्या है सबसे ज़्यादा मरुस्थल आपको देखने के लिए, मतलब इसका जो अधिकांश भाग है दोस्तों क्या है वो मरुस्थल है, इसलिए इसको प्यासी भूमि का भी देश हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महादेश को, याद रखिएगा। अब क्या है, अब हम आते हैं उत्तरी अमेरिका से ही आते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा कौन कौन सा महादेश, तो ग्रेट बेसिन, फिर आपको मोजाबे सोलो, बड़ा कर देते हैं, रुकिए 1 मिनट, बड़ा कर देने से आपको थोड़ा सा दिखेगा बढ़िया से। देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका महादेश। यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको मोजावे, सोनोरन और चिहुआन दोस्तों क्या है ये मरुस्थल है आपका, कहाँ है तो उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी पश्चिमी भाग है दोस्तों, यहाँ पर आपका देखने के लिए मिलता है ये सब महादेश। वहीं बात करते हैं हम लोग, आते हैं कहाँ तो दक्षिणी अमेरिका में आएंगे तो आपका अट्टाकामा जो सबसे दोस्तों शुष्क मरुस्थल है, अट्टाकामा याद रखिएगा, जो कहाँ चिली में है। कहाँ चिली, पेंटागोनिया मरुस्थल दोस्तों, पेंटागोनिया कहाँ है आपका तो अर्जेंटीना में है। पेंटागोनिया घास के मैदान में अर्जेंटीना में है, मरुस्थल भी दोस्तों कहाँ आपका अर्जेंटीना में, इसको भी ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग नीचे थोड़ा सा इधर अफ्रीका में आते हैं। अफ्रीका में दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है तो सहारा, नाम सुने होंगे। जो अफ्रीका महादेश का जो उत्तरी पश्चिमी इलाका जो देख रहे हैं दोस्तों आप, ये क्या है तो ये आपका सहारा है। अरबियन मरुस्थल दोस्तों आपको यूरोप में कहाँ देखने के लिए मिलेगा, एशिया में देखने के लिए, अरब में देखने के लिए मिलेगा। वहीं आप अफ्रीका महादेश का दक्षिण में आइएगा दोस्तों तो आपको यहाँ पर 2 मरुस्थल देखने के लिए मिलेगा। कालाहारी मरुस्थल दोस्तों, यहीं पर क्या है, इनकी जनजाति का नाम है बुशमैन, नाम सुने होंगे बुशमैन, कहाँ की जनजाति है तो कालाहारी। कालाहारी पड़ता है कहाँ तो अफ्रीका महादेश का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पड़ता है। कौन सा देश में तो बोत्सवाना पड़ता है। नामीब दोस्तों ये पड़ता है, नामीबिया नाम दोस्त सुने होंगे अफ्रीका में, ये नामीब दोस्तों नामीबिया से ही है, याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, देख लेते हैं थोड़ा सा इधर ऑस्ट्रेलिया महादेश का। ऑस्ट्रेलिया महादेश आपको सिर्फ दिखेगा तो मरुस्थल दिखेगा, जिसमें आपको जो 2-4 नाम जरूर याद रखिएगा, ये जैसे ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, सिम्पसन, ये जो 4 है ना इसको जरूर याद रखिएगा। सिम्पसन हो गया, सैंडी हो गया, गिब्सन हो गया, विक्टोरिया हो गया। बाकी दोस्तों ये सब आपसे प्रश्न नहीं करता, लेकिन ये चारों दोस्तों आपसे ज़रूर पूछता है, इसको ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। आगे हम लोग आते हैं अपना यूरोप में, एशिया में आ जाते हैं। तो एशिया में देखिए गोबी के बारे में बता दी, तो गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया में पड़ता है, तकलामकान जो चीन में पड़ता है दोस्तों, थार मरुस्थल जो हमारे भारत का जो पश्चिमोत्तर भारत है वहाँ पर। और दोस्तों आपको उसके बाद 10 से लूट के बारे में बताया, 10 से कबीर बताया था दोस्तों जो आपका ईरान में पड़ता है। और फिर 10 मार्गो दोस्तों जो आपका ये जो देख रहे हैं इराक वाला इलाका वहाँ पर आपको मिलेगा। और काराकुम दोस्तों बता दिए थे। और आपका ये खिजकुलम दोस्तों जो है आपका तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान का जो इलाका है वहाँ पड़ता है। सीरियन मरुस्थल दोस्तों आपका सीरिया में पड़ता है, इसको भी ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि कौन आपसे कई प्रश्न पूछा है कौन सा महादेश मरुस्थल विहीन है, मतलब वहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। तो दोस्तों यूरोप महादेश ऐसा है जहाँ पर एक भी मरुस्थल देखने के लिए आपको नहीं मिलता दोस्तों। तो इस तरह से क्या दोस्तों हमारा जो आज का सेशन था दोस्तों खत्म होता है। तो कैसा लगा क्लास हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो जो मैप दिखाएं उसको मैप में थोड़ा सा देखिएगा, महादेश में थोड़ा सा पकड़ रखिएगा कौन कौन सा महादेश है। और महासागर को देख लीजिए कौन सा महासागर कहाँ पर है, जैसे चलिए बता देते हैं महासागर के लगे लगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 1 मिनट इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो देख रहे हैं इस आकार का जो बना हुआ है, इस आकार का देख रहे हैं ना, इस आकार का, ये दोस्तों क्या है आपका अटलांटिक महासागर है। क्या अटलांटिक महासागर, कभी पूछ जाए कौन सा महासागर इस आकार का आकृति बनाता है तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर देख लिया। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये प्रशांत महासागर, ये वाला एरिया आपका, ये वाला एरिया क्या है ये प्रशांत महासागर का। क्योंकि हम भारत जो हमारा पृथ्वी ग्लोब है दोस्तों उसको ऐसे मोड़ कर देखिएगा, किस ऐसे मोड़िएगा, इसको ऐसे कीजिएगा ना, ऐसे ग्लोब होता है तो जुड़ जाएगा। तो लंबा ना कर दिए हम लोग, इसको गोल करेंगे तो किस तरह से इस तरह से होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक हो जाएगा, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका क्या हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा। ये भी प्रशांत है, ये प्रशांत है, या 2 प्रशांत नहीं है, मतलब एक ही है, लेकिन इसको लंबा किस तरह से ऐसा दिख रहा है। तो ये हो गया हिंद महासागर। आपको पता है कि भारत का जो दक्षिणतम भाग है वो क्या है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन हो गया आपका, ये समझ में आ गया। और अटलांटिक देख लिए, हिंद महासागर देख लिए, प्रशांत महासागर देख लिए।
और आर्कटिक महासागर बोलेगा दोस्तों तो आर्कटिक महासागर आपका नीचे हो जाएगा। ये इसको हम लोग साउथ एशियन भी, साउथ ओशियन बोलते हैं, दक्षिण महासागर भी बोलते हैं, दक्षिण महासागर, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो मुख्य रूप से 3 याद रखना है आपको, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आपका हिंद महासागर। अब बोलेगा सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसके लिए दोस्तों एक याद रखिएगा, पैसा एक ट्रिक है जो हम लोग याद करते थे इसको, PAISA। तो ये कैसे है, तो P से हो गया प्रशांत, A से हो गया अटलांटिक, I से हो गया इंडियन ओशियन और A से हो गया साउथ जो आपका ओशियन हो गया वो, और A से दोस्तों हो गया आर्कटिक, क्या हो गया, आर्कटिक महासागर होता है वो दोस्तों। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा पैसा आपका प्रशांत महासागर, सबसे छोटा क्या हो गया आर्कटिक महासागर, इसको भी याद रखिएगा। और प्रशांत महासागर में सबसे जो तो गहरी यहाँ पर क्या है, खाई है, गहरी बिंदु बोलिए, गहरी खाई बोलिए, जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच बोलिए कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में, जो आपको अक्सर प्रश्न में देखने के लिए मिलेगा। जब PYQ करवाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी दोस्तों टॉपिक करवाएं वो आपको समझ में आया होगा। कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, ताकि उस पर हम थोड़ा विशेष ध्यान दे सके आप लोग के लिए। क्योंकि हमें ये पता है कि अब किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो कुछ कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको दोस्तों समझ में तभी आता है जब उसको सब सिलेबस को कंप्लीट करके अच्छे से समझे होंगे, मतलब अच्छे से पढ़े होंगे, तभी दोस्तों क्यों तरीके से रिवीजन करने में तो अच्छा लगता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा इस तरह से भी करके दोस्तों अपना 50% 60% अगर सहयोग करते हैं तो उसको अच्छा खासा रिजल्ट आ जाए। क्योंकि भर्ती दोस्तों लगभग 20,000 की है, 20,000 की भर्ती है, तो वहाँ पर कटअप थोड़ा सा कम ही जाएगा, याद रखिएगा। ये आपका 8,000 7,000 का भर्ती नहीं है कि आपको 70-80 नंबर लाना है। यहाँ पर आप 50-60 नंबर लाते हैं दोस्तों तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि अगर पेपर लीक वगैरह ये सब जो मामला चलता है, ये सब अगर नहीं हुआ तो आराम से दोस्तों आप 50-60 में क्वालिफाई कर जाए। क्योंकि पिछले बार जो था दोस्तों आपका जो UR का कटअप था दोस्तों 50 था, 50 से ज़्यादा किसी का कटअप नहीं गया था दोस्तों। तो उम्मीद मानिए कि इसी तरह पर दोस्तों, क्योंकि पिछली बार भी आपका 21,000 का भर्ती था, इस बार भी आपका लगभग 20,000 का है ही। तो अगर ठीक तरीक़ा से होता है दोस्तों आपका एग्ज़ाम फेयर तरीके से दोस्तों, तो किस तरह कोई भी आपका कटअप जो सोच रहे हैं कि जाएगा 70, 75, 65, तो इस तरह कुछ नहीं होगा। 50-60 आपका बहुत है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। 100 में दोस्तों आप आसानी से 50 कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है। तो अच्छे से कीजिए, मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए दोस्तों। बाकी हम तो आपका सपोर्ट में दोस्तों हमेशा रहेंगे। कोई भी समस्या आए तो हमें ज़रूर मैसेज वगैरह कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उसका दोस्तों निदान ज़रूर करेंगे। आगे तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा। धन्यवाद।